खबर बहुत जल्द आपको सुनने को मिल सकती है कि सरकार एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का फैसला ले सकती है और उस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना बहुत जल्द है। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं कि बी हैवी मोलासेस में जो बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है ₹1.82 प्रति लीटर की। केन जूस के दाम में ₹1.31 प्रति लीटर की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इस न्यूज़ के बाद भी मुझे लगता है कि प्राज जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा था लास्ट फ्यू डेज में, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली गुड बाय। यहाँ से अपसाइड काफी है, सस्टेन होता है 800 और 780 के बीच में। तो ये जो ऊपर का टारगेट खुला है 850 880 का, मुझे लगता है वो पोजिशनली अनफोल्ड होगा। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। ऑल थैंक्स टू CNBC आवाज। चलिए, तो ये था आज सुबह CNBC आवाज़ की खबर का वो इम्पैक्ट। और देखिए, अगर आपने सुबह ओपन के बाद भी इसको लिया और 750-60 से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। इंटरडे में तो 790 तक हम गए थे प्राज इंडस्ट्रीज़ पर। चलिए, लेकिन अब शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मार्केट की। और एक चीज़ जो बहुत क्लियर है कि आज मार्केट के लिए एक दिन अच्छा माना जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि गैप अप के बाद बिल्डअप नहीं हुआ, लेकिन जो भी है गैप अप हुआ, बिल्डअप भले ही ना हुआ हो लेकिन गिरा भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि गैप अप में फॉलो थ्रू नहीं आया, हम जहाँ खुले ऑलमोस्ट वहीं हाई बनाया, लेकिन कोलैप्स भी नहीं हुआ मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, बैंक निफ्टी में आज इंट्राडे में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। हालांकि ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में इंट्राडे तेज़ी को अप्रोच करना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा सा बिल्डअप आपने देखा है। हालांकि दोनों इंडिसेस जो सुबह हाई लगाया था अभी उस लेवल के नीचे ही हैं, लेकिन एक और जो चीज़ आज अच्छी हुई वो है मिड कैप्स। आज मिड कैप इंडेक्स में अच्छी रैली हुई और इवन स्मॉल कैप्स, तो जहाँ पर लोग थोड़े फंसे हुए हैं शायद वहाँ पर एक थोड़ी सी रिलीफ रैली ये एक पॉसिबल है। अब आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 1.5 घंटा बाकी है और जैसा हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, लास्ट के 2 दिन भले अच्छे रहे हों, लेकिन उससे पहले कई बार हम अच्छा काम करते थे दिन भर, लेकिन क्लोजिंग में जाके वो मामला बिगड़ जाता था। तो ये थोड़ा सा हमको देखना होगा, लेकिन अदरवाइज़ अभी तक का दिन ठीक ठाक रहा है। वीडियो शेयर शो में गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, अभी तक का टाइम तो अच्छा ही रहा है और लगातार ये तीसरा दिन है जो बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है हमें। इनफैक्ट आप जैसे कि बात कर रहे थे मिड कैप में अच्छी तेज़ी, 1.25% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी। लेकिन सर अभी कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को, क्या टेक्सचर लग रहे हैं, लेवल्स कौन से अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? बिल्कुल शायद, देखिए अभी तक अगर निफ्टी यहाँ बंद हो जाए तो एक अच्छा क्लोज होगा, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है। अभी तो 2 ही बजे, अभी तो लास्ट सेशन बाकी है। आपको याद होगा, अभी को तो अच्छे से याद होगा ही कि वो जो लास्ट सिडनी का मैच था उसमें भी लास्ट सेशन में ही सारा खेल ख़राब हुआ था। तो लास्ट सेशन काफ़ी क्रूशल होता है, वो बाकी है अभी। लेकिन फिर भी अभी तक निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया। जो कल भी बनाया था निफ्टी ने, आज का हाई कल के हाई से बेटर है, आज का लो कल के लो से बेटर है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और आज का लो इनफैक्ट अब ऑलमोस्ट परसों के हाई को भी स्ट्राइक कर रहा है। तो इन दैट सेंस चीज़ें अच्छी हैं। अब रेजिस्टेंस कहाँ है यहाँ पर, जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि 23,350 से 23,450, जहाँ पर ऑप्शन राइटर्स और 10 डेमा था और आज का हाई एग्जैक्ट 10 डेमा था। तो वो एक ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा ही नीचे था 10 डेमा के, बैंक निफ्टी पे एग्जैक्ट वही था। लेकिन तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है आपके लिए 23,350 से 23,450। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन कॉल राइटर बच गया श्रेय। आज भी अगर आप देखें तो एक्सेप्ट जो बिल्कुल इन द मनी कॉल्स थी, उनके अलावा जो भी कॉल राइटर्स ऊपर 23,300, 23,350, 23,400 की कॉल बेचकर बैठे थे, वहाँ आज भी प्रीमियम क्रंची हुआ है। और जो ऊपर की कॉल्स थी वहाँ तो प्रीमियम 80-80, 90% क्रंच हुआ है। तो कॉल राइटर्स को बच गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन कवर कर लें, उसके बाद मार्केट में लास्ट के 1.5 घंटे में क्या होता है ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस रैली को बिल्कुल भी इस तरीके से ना देखा जाए कि कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स को कवर करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ मार्केट में। अब 23,600 मतलब बेसिकली अगर ये क्रॉस हुआ तो 23,600 जो 20 डेमा है, 23,300 के ऊपर अगर बंद हुए हम तो वो लॉन्ग कैरी करने का एक इंडिकेशन होगा। लेकिन 23,300 के नीचे अगर आप बंद हुए तो वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। 23,250 के नीचे अगर बाई चांस बंद हो गए हम, 23,250 के नीचे अगर बंद हो गए तो वो तो फिर मैं कहूँगा कि एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव होगा। फिर इन दैट केस तो अगर आप चाहें तो अपने मतलब जो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बने हैं उनको भले ही बुक भी करें, लेकिन 23,300 और 23,250 वो जोन होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज सुबह जो हमने बात की थी कि पहले 10 डेमा जो 49,400 49,500 के बीच में आता है, वहाँ तक का एक स्कोप बनता है।
दिक्कत क्या होगी, बैंक निफ्टी ने शुरुआती वहाँ कर दी, उसके बाद धीरे से नीचे आया, लेकिन इंटरडे में थोड़ी रैली दिखाई, लेकिन यहाँ से लेके 49,500, अगर 49,500 आपने क्रॉस किया तो 50-200 तक की जगह बनेगी 20 डे मा। इन इंडिसेस का असली टेस्ट 20 डे मा पर होगा, क्योंकि बाज़ार इतना ओवरसोल्ड है। लेकिन बैंक निफ्टी को जैसे हम बार बार कह रहे हैं, ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, कहना थोड़ा फिर भी ज़्यादा आसान होता है, लेवल्स मेंशन करना। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन एक चीज़ है वीरू, सारा एक्शन पहले 15 मिनट में ही हो गया था, उसके बाद से मोर और लेस स्टॉक्स फ्लैट ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनुज, जब तक वो हम स्क्रीन पे थे वहीं पे सारा खेल हो गया, उसके बाद अभी तक तो टंटन गोपाल। बट ये बात अच्छी है अनुज, जैसे कि आप कह रहे थे कि कोलैप्स नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल से अब तक वो मोमेंटम इंटैक्ट है। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में भी वो रखता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज़ जरा एक बार स्क्रीन पे SRF। देखिए कल से आज के सेशन में आते आते एक SRF और इनफैक्ट केमिकल ऐसी बास्केट रही जो कि कल अपने साथ शॉर्ट्स को कवर होते हुए यहाँ पे आई थी, और वो क्रम आज भी जारी है। 1.5% इसका OI शेड हुआ एट डे हाई, और SRF अब ऑलमोस्ट अपनी मार्च 2022 से लेके अब तक की पूरी जो ट्रेजेक्ट्री है उसके हाईएस्ट क्लस्टर में आके ट्रेड कर रहा है। दैट्स गुड SRF। उसके बाद मैं एक जो स्टॉक रखूँगा आपकी स्क्रीन पे, वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। कल CNBC आवाज़ के पैनल ने क्लोजिंग में इसको बखूबी पिक भी किया था और राइट भी किया, और आज भी आपकी स्क्रीन पे ये स्टॉक डे हाई पर 610 पे। इनफैक्ट सुबह मैंने भी पिक किया था। कल के इसके OI का बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग था, 1% OI अभी भी गेन हुआ, और ऑलमोस्ट अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट किया, तो ये अच्छा मूव देता हुआ। और शॉर्ट कवरिंग जहाँ जहाँ पर हावी है उसमें PSUs हम कल से विटनेस कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग है। आज BEL ने 200 डेमा के ऊपर एक ओपन दिया, और 200 डेमा के ऊपर जब चलते हैं तो पहला जो रुकाव का स्तर होता है वो हमेशा किसी स्टॉक का 10 डेमा होता है। बट आज जब इसको अप्रोच कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग विजिबल है, 21 लाख शेयर यहाँ पे जुड़े। अनुज, एक बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए ना, आप सुबह सुबह जब हम स्क्रीन पे थे कितने वाइल्ड स्विंग थे स्टॉक फ्यूचर्स में। अभी इंडस्ट्रीज पे एम्फेसाइज करें, या फिर अगर हम शॉर्ट कवरिंग की ही एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं तो उन स्टॉक्स पे ध्यान दें ज़्यादा जहाँ पे सब्सटेंशियल शॉर्ट है? क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। कल जो मैंने एक क्लोजिंग में भी जो लॉन्ग पोजीशन की बात की थी वो हाई रिस्क टेकर्स के लिए थी वीरू, ठीक है। और अगर आपने अब वो लॉन्ग लिया है, देखिए अब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अब इस मार्केट में मंदी दो ही तरीके से होगी, या तो अब आप उस 10 और 20 डेमा के जोन को रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर मार्केट अपना जो रीसेंट लो है 23,050 का उसको ब्रेक कर रहा हो। मेरा मानना ये है, और मैं गलत हो सकता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि ये जो भी रैली है ये एक नई रैली की शुरुआत नहीं है, ये एक विद इन एक बड़े ट्रेंड में एक छोटा ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट इतना ओवरसोल्ड था। और मार्केट्स में भी देखिए, जब भी मार्केट गिरता है वन वे, एक स्टेज के बाद आके मार्केट खाली हो जाता है, उसके बाद बड़े प्लेयर्स को वो चाहते हैं कि थोड़े से और छोटे प्लेयर्स एंटर करें, थोड़े से और मार्केट में लॉन्ग्स आएँ, तभी मार्केट गिरे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता उनको। तो इसके लिए जैसे बीच में एक बार हुआ था, आपको याद होगा, जब मार्केट गिरा था, बीच में एक बार वो रैली आई थी, वो दिख रही है आपको रैली, वो बड़ी रैली थी बीच में जो ऑलमोस्ट 24,800 तक ले गई थी आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी रैली उतनी बड़ी होगी, नॉर्मली उसके बाद वाली जो काउंटर ट्रेंड रैली होती है वो थोड़ी छोटी होती है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है कि 23,500 23,600 तक की एक बार जगह बने, वहाँ से मार्केट वापस गिरे और वापस अपने लोज को तोड़े। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन के लिए लॉन्ग ट्रेड में पैसा बन रहा है, तो वही बेटर रहेगा। और उनमें उन स्टॉक पर फोकस करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग है, या फिर निफ्टी पर फोकस करें। हाँ, आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अब जैसे कोई भी ट्रेड लें, अब जब तक मार्केट लोअर लो ना बनाए, फॉर एग्जांपल अब कल की ट्रेड में मार्केट का लो, निफ्टी का लो, अभी तो अज्यूम कर लें कि क्लोज हो जाए, उसके बाद कल की ट्रेड में फॉर एग्जांपल निफ्टी का लो 23,272 के नीचे हो, तब वो एक इंडिकेशन होगा कि आप उस ट्रेड से निकलिए। अच्छा, एक और चीज़, इस साल ना मार्केट में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और थोड़ा सा एक ट्रेड में कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा बैठना पड़ेगा। ये वो वाली मार्केट नहीं है कि जिसमें सिर्फ आप एक बस इंटरडे ट्रेडिंग की है आपने, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा व्यू जो है ना वो स्विंग या पोजिशनल उस तरीके का रखना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं, अब आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और इस कार्यक्रम का क्रम बताने के लिए श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, बताइए।
ठीक है सर, लगातार 3 दिनों से हमें तेजी देखने को मिल रही है बाजार में। तो शुरुआत करते हैं तेजी के काउंटर्स के साथ ही, और अभी आपके स्क्रीन पर दिखेगा आपको HDFC लाइफ देखिए 7.5% से ज्यादा उछलकर कामकाज कर रहा है। BEL भी, इसमें भी आज अच्छी खरीदारी 3.5% से ज्यादा। अडानी पोर्ट्स आज के सत्र में उछल गया 2.5% से ज्यादा। श्रीराम फाइनेंस भी 3% के लगभग उछाल के साथ कामकाज करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। L&T टेक रिजल्ट के बाद इसमें अच्छी तेजी 7.5% से ज्यादा, इनफैक्ट 8% के करीब इसमें तेजी देखने को मिल रही है। देखिए कुछ बजट काउंटर्स भी आपको यहाँ पे फोकस में दिखेंगे। IRFC जैसे रेलवे सेक्टर का स्टॉक 5.5% के करीब तेज होता हुआ। हिंदुस्तान कॉपर में भी आज अच्छी खरीदारी 4.25% के करीब, और पेटीएम में भी आज लगातार तीसरा दिन है जब इसमें तेजी देखने को मिल रही है 5.5%। ब्रोकरेज बुलिश पे भी ट्रेंड लेकिन टूटा है 3% के करीब। DRL भी 2.5% गिरकर कामकाज करता हुआ। HCL टेक से भी नहीं हो पाया, माफ कीजिएगा, 2.25% की गिरावट यहाँ पे, और टाटा कंज्यूमर भी 2.5% गिरकर कामकाज करता हुआ। इसके अलावा देखिए कुछ और स्टॉक्स पे, कल्याण ज्वेलर्स फिर आज पिटा ये स्टॉक 2% की गिरावट। ल्यूपिन ने भी मार झेली गिरावट की 2% गिरकर कामकाज। जुबलेंट फूड भी गिरकर कामकाज 2%, और ओरेकल फाइनेंस में भी गिरावट छाई हुई 4% के करीब। यहाँ पे अब शो में आगे बढ़ते हैं, आपको पैनल से मिलवाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट हेमांग जानी। इसके बाद टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम गाबा सर के साथ, प्रशांत सावंत, सच्चिदानंद उत्तेकर, चंदन तापड़िया जी, सोमिल मेहता और शिल्पा राउत। 2:15 पर यतिन बताएंगे मेटल शेयरों में तेजी क्यों है। 2:20 पर लता जी बताएंगी क्या बैंकों की नकदी की किल्लत कम होगी। 2:25 पर आलोक बताएंगे बजट एक्सक्लूसिव पर बड़ी खबर। 2:30 पर कॉर्पोरेट स्कैन में खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सीएट टायर्स के CFO कुमार सुबैया जी। 2:35 पर आशीष बताएंगे विप्रो और टेक महिंद्रा के नतीजे का अनुमान कैसा रह सकता है। साथ ही कंचन बताएंगे कैसे रह सकते हैं SBI लाइफ के नतीजे। 2:50 पर कंचन बताएंगे रियल्टी शेयरों में आज जोरदार एक्शन क्यों है। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक महिंद्रा AMC के CEO इक्विटी हर्षा उपाध्याय से जानेंगे। इसके अलावा 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम चेक। इसके अलावा 3:10 पर अनुसर बताएंगे आपको कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 पर लेंगे BTST एस्टिमेट कॉल्स। चलिए हमारे पैनल के पास चलते हैं और कॉल्स की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या पिक किया। आई थिंक गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक लेना चाहिए लॉन्ग साइड, वो है हिंडाल्को। यहाँ पर लगता है कि बॉटम आउट की जगह बहुत अच्छी है, अगर होना है तो एक सेटअप भी सही है। ट्रेड करा है 606 के आसपास, स्टॉप होगा 606 रुपए का, टारगेट 615, 615 हिंडाल्को। ओके, प्रकाश गाबा सर की कॉल हो गई 606.4 पे हिंडाल्को। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। हेलो हाय गुड आफ्टरनून। मेरा पिक होगा ऑन द शॉर्ट साइड BPCL, जो अभी इस समय चल रहा है 266 265 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा 273 एंड टारगेट वुड बी 250। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, फ्रेश स्विंग लो तोड़ा है, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड सेल ऑफ। ठीक है, BPCL सेल साइड के ट्रेड। चंदन जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है। जी गुड आफ्टरनून, मेरा ट्रेड रहेगा SRF पे। SRF में लास्ट वीक में काफी बड़ी तेजी हुई थी, और अभी 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में वापस एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। टेक्निकली बात करें तो पोल एंड फ्ले काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, और ये स्टॉक्स काफी दिनों से, काफी सप्ताह से, काफी महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से फॉलोअप आता है तो बड़ा मूव यहाँ पे बनना चाहिए। तो प्राइस पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि इमीडिएट रनअप काउंटर में बनेगा, तो SRF पे खरीदारी की सलाह है। सपोर्ट रहेंगे 2535 के आसपास, ऊपर में लगभग 2670 तक के टारगेट SRF में बनने चाहिए। अच्छा, शिल्पा जी की ट्रेड पे जाऊँ इससे पहले वीरू एक बार जरा चंदन का फुल फ्रेम देखते हैं। एक बार जरा दिखाइए चंदन का फुल फ्रेम। ये चंदन ने लग रहा है लॉन्ग वीकेंड का, मतलब वीकेंड का पहले ही प्लान बना लिया है चंदन। कहाँ है, गोवा में कहाँ है? बिल्कुल अनुज जी, गोवा में है। गोवा में है। देखो वीरू, बैकग्राउंड से समझ में आ गया था कि गोवा में है। ये मतलब गोवा की हवा ऐसी है कि देख के पता चल जाता है। हाँ, ये नॉर्थ गोवा में है ना? नॉर्थ गोवा में लग रहा है मुझे, है ना? साउथ गोवा वीरू, आप साउथ गोवा ही होके आए थे वैसे, पर खैर साउथ गोवा नॉर्थ गोवा उसमें इतना डिफरेंशियल नहीं बता सकते आप। लेकिन तो मतलब चंदन कल नहीं है इसका मतलब? नहीं मैं हूं ना। अच्छा, फिर आपके साथ तो जुड़े ही रहेंगे ना। अच्छा चलिए ठीक है, एंजॉय करिए। वैसे गोवा में जाकर थोड़ा सा कई बार मार्केट से मन करता है ना कि थोड़ा मार्केट को छोड़कर कुछ और चीज़ों का
लुत्फ़ उठाया जाए और वो ज़रूर करिएगा प्लीज़। मार्केट तो लगा ही रहेगा, है ना? मैं गया था अनुज, हाँ, किसी के कहने पे, लेकिन ना अपना सिक्का नहीं चला वहाँ पे। चलिए खैर, मैं कुछ और बात कह रहा था, आप कुछ और बात कह रहे हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। चलिए शिल्पा जी के पास चलते हैं और शिल्पा जी की ट्रेड लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट मुझे लगता है कि यहाँ से 2600 के लिए थोड़ा सा पोजिशनल भी आप अगर होल्ड करेंगे, मुझे लगता है कि ये टारगेट्स आने चाहिए। सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 2180 पे है। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो 2200 पे पुट राइटर्स बहुत अग्रेसिवली प्लेस्ड है एंड रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाता है। अगर आप BTST भी इसको ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है कि 2280 से लेकर 2300 तक का आपको एक मूव आना चाहिए। तो इंडिया मार्ट में डेफिनेटली आप लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, इंडिया मार्ट में आप जा सकते हैं लॉन्ग। ही कॉल्स पूरी हो गई पूरी। अब हमारे साथ हेमांग जानी है। हेमांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेमांग जी, अभी आपकी कॉल क्या है, इस वक्त क्या पिक कर रहे हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड इशू के पर्सपेक्टिव से एंड स्पेशली अर्निंग्स को देखते हुए आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त? जो मेरी पिक है वो है MOL। उसका प्राइस टारगेट रहेगा 120, करंट प्राइस इज अराउंड 80-81। तो एक केमिकल कंपनी है और पिगमेंट्स वगैरह बनाती है, गुजरात बेस्ड। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अंडरलाइन प्राइसेस है और पर्टिकुलरली जो ग्रोथ है ये क्वार्टर में, वो काफी अच्छा रहेगा वेगमनी ऑर्गेनिक का। तो एग्रोकेमिकल में एक हमने रिवाइवल भी देखा है, ग्लोबली भी प्राइसिंग काफी अच्छा है। तो क्वार्टरली अर्निंग्स और जो नियर टर्म आउटलुक है उसको ध्यान में लेते हुए हमें लगता है कि मेगमनी ऑर्गेनिक्स में निवेश करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 120। मनी ऑर्गेनिक्स यहाँ पर आपको बाय करना है। सिंस आपने बात छिड़ी है हेमांग, गुड आफ्टरनून, मेरी नज़र जा रही थी नवीन फ्लोरिन पर। इस महीने स्टॉक 17% भागा है और एक ऐसा स्टॉक जो जस्ट 3 महीने पहले 52 वीक लो के धक्के खा रहा था, आज 52 वीक हाई के कगार पर आकर खड़ा है। और ऑफ कोर्स शायद एक्सपेक्टेशन नंबर्स को लेकर भी यहाँ पर होगी कुछ, कोई व्यू होगा इस स्टॉक पर? तो अनुज, आई थिंक SRF और नवीन में जो इनिशियल हमने अपटिक देखा था वो रेफ्रिजरेंट की प्राइसिंग को लेकर काफी लोग सोच रहे थे कि कोई बहुत बड़ा अपसाइड मिलेगा और सब्सिक्वेंटली कॉनकॉल में SRF ने बताया था कि जो इन्वेंट्री है उसके हिसाब से इंडिया में कोई बहुत बड़ी अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। यूएस में वो प्राइस बढ़ी हुई है। बट इफ यू लीव दैट असाइड, काफी सारे जो स्पेशलिटी केमिकल के प्रोडक्ट्स है उसमें एक अच्छा हम प्राइस ट्रेंड देख रहे हैं। और बहुत टाइम के बाद ये क्वार्टरली अर्निंग्स जो है स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के अच्छे आए हैं, पर्टिकुलरली नवीन फ्लोरिन, मेगमनी ऑर्गेनिक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ और भी जो कंपनी है विनती ऑर्गेनिक्स वगैरह, वहां पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो नवीन फ्लोरिन पे अभी पॉजिटिव राय आती हुई हेमांग जी की तरफ से। शिल्पा जी, पॉलीकैब का चार्ट देखिए, कल भी इसमें तेजी थी, आज भी ये तेज होकर कामकाज, इनफैक्ट डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। 4% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि एक महीने में इसमें निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन आप कैसे चार्ट को रीड कर रही हैं? जी, पॉलीकैब अगर आप देखेंगे तो कल से ही एक अच्छा खासा मूव था जहां पे 6400 6450 से एक बाय हमने जनरेट किया था फॉर टारगेट्स ऑफ 6600। तो वो लेवल्स आज हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप अभी भी इसको होल्ड करेंगे विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर किसी के पास है तो यहाँ पे 6560 का आप एक स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये टूवर्ड 7000 आपको मूव करते हुए देखना चाहिए, लेकिन विद वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 6560। पॉलीकैब 6689 पर आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं एक्सचेंजेस पे। देखिए जहां कोर स्ट्रेंथ है, आई मीन छोड़िए कुछ देर के लिए शॉर्ट कवरिंग, छोड़िए कुछ देर के लिए साइडवेज मूवमेंट, जहां पे स्ट्रेंथ है। लुक एट BSE इस पैनल की कॉल्स में हमेशा रहा है, कल भी रहा था। और आप, मैं कह रहा हूँ ना, आई मीन जब आप शॉर्ट कवरिंग देखें या फिर फ्रेश बाइंग देखिए, आप ये भी देखिए कि साथ साथ पुट राइटर्स ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चंदन, नो डाउट आई थिंक नो ब्रेनर था BSE, बट MCX ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अभी आप लोगों का हाउस बुक क्या है एक्सचेंजेस में या फिर डिपॉजिट्स में, और इनफैक्ट कैंप्स को भी जोड़ लेता हूँ यहाँ पर, आपका व्यू क्या है, क्या चेस कर रहे हैं इस वक्त, और प्रेफर्ड स्टॉक क्या है विद टारगेट्स? बिल्कुल वीरू, देखें हम पूरे कैपिटल मार्केट थीम पे पॉजिटिव है और लगातार पिछले
3-4 दिनों से बीएसई रिकमेंड भी कर रहे हैं और पिछले लगभग 5-6 महीने से हमारा बीएसई एक प्रिफर्ड पिक रहा है। इवन फंडामेंटल बात करें तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था जहाँ पे एक नए टारगेट रिवाइज हो रहे हैं। पर्सनली मुझे काफी प्रिफर्ड नेम लग रहा है और धीरे धीरे जिस हिसाब से डेरिवेटिव्स में एक्टिविटी बढ़ रही है और अभी जो सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है वो फ्राइडे से ट्यूसडे शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है और कहीं ना कहीं स्टॉक ऑप्शन में भी यहाँ पे मोमेंटम है। तो बीएसई पे हम काफी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। मेरा मानना है कि 5,750 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 6,500 तक के टारगेट बीएसई में बनने चाहिए। अब हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है। पिछले 4 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम यहाँ पे सीक्वेंस बने हैं। वीकली चार्ट में 5 वीक के करेक्टिव मूव के बाद में काफी अच्छा रिवर्सल इस वीक में देखने को मिला है। 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली काउंटर सरपास करने के लिए तैयार हो रहा है। तो 5,950 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 6,380 तक के टारगेट एमसीएक्स बनने चाहिए। तो पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट थीम पे हम पॉजिटिव है और इस रिसेंट डिक्लाइन में सीडीएसएल और एमसीएक्स वहां पे आपको करेक्शन का बेनिफिट लेना चाहिए और मोमेंटम प्ले करने के लिए आपको बीएसई में ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो सीडीएसएल और एमसीएक्स में करेक्शन का फायदा उठाइए और अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो बीएसई, जो कि आज फिर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पर इस मार्केट में। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं एल्यूमिनियम सेक्टर की। यहाँ पर एक अच्छी खबर है, एलएमई में एल्यूमिनियम के दाम 1 महीने की ऊंचाई पर पहुँच गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या बदला है पिछले 1 महीने में, यतिन से समझ लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और एल्यूमिनियम की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ हमने एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखा है। एलएमई यानी लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमिनियम के दाम मल्टी मंथ हाई पे आपको आते हुए नज़र पड़े हैं और कहीं ना कहीं इसका वास्ता जो है चाइना और रशिया में जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं और जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है उसके कारण आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक और एरोस्पेस सेगमेंट है यहाँ से तो मांग बढ़ ही रही है, लेकिन ओवरऑल जो कंट्रोल्स चाइना ने लगाए हैं एल्यूमिनियम पे उसके कारण भी एक शॉर्ट टर्म में सप्लाई का इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इनफैक्ट चाइना ने कुछ सालों पहले अपनी एल्यूमिनियम कैपेसिटी को 45 मिलियन टन के आसपास कैप करने का निर्णय लिया था और इसी महीने में आपको ये कैप जो है हिट होता हुआ नज़र पड़ा है। यानी इंक्रीमेंटल जो कैपेसिटी है एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग की वो चाइना से नहीं आएगी, जिसके कारण सप्लाई टाइटनेस हो सकती है, जिससे दाम में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर ये लेटेस्ट डेवलपमेंट 24 घंटे पहले ही हुआ है कि यूरोपियन यूनियन जो है एल्यूमिनियम इंपोर्ट जो रशिया से होते हैं उस पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगाने की जो है कवायद शुरू कर चुका है। इनफैक्ट जो ड्राफ्ट है वो ये कहता है कि रशिया से जो 10-15% एल्यूमिनियम के पुर्जे आते हैं उस पर भी कंप्लीट बैन लगाना चाहिए। और जो रशिया की बात करें तो ग्लोबली 5% जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन रशिया से आता है। तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिनके कारण आपको ओवरऑल एल्यूमिनियम स्पेस पे एक मांग बढ़ती हुई नज़र पड़ सकती है, दामों में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो जो स्मेल्टिंग प्लेयर्स हैं और जो रिफाइनिंग प्लेयर्स हैं जैसे वेदांता, हिंडाल्को, इन दोनों को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। ओके, तो वेदांता और हिंडाल्को इनको रखें आप नज़र पर। यतिन, शुक्रिया। हेमांग, आपका क्या व्यू होगा स्पेशली वेदांता जैसे स्टॉक में जिसने अच्छा पैसा कमा कर दिया है पिछले 2-3 साल में, डिविडेंड इतना शानदार दिया, प्राइस भी 100 रुपये से 450 तक गया, प्लस 200 रुपये करीब डिविडेंड दिया है। क्या व्यू होगा स्टॉक पर? शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिकवरी एल्यूमिनियम स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है और दोनों हिंदाल्को और वेदांता में पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए, क्योंकि चाइना में भी जो अपडेट आया है उसमें जो एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन है वो कैप कर दी गई है और ट्रम्प अगर कोई ऐसी ट्रीटीज या ऐसी कुछ चीजें लेके आते हैं जहां पे चाइना के ऊपर या कोई दूसरे कंट्रीज के ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी या ड्यूटी हाइक होता है तो उसका भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मेटल कंपनीज है उनको फायदा देखने को मिल सकता है। प्लस स्टॉक्स करेक्ट काफी हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हिंडाल्को वेदांता में एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। लगभग 8 to 12% काइंड ऑफ एन अपसाइड इज पॉसिबल। पॉजिटिव व्यू। गावा सर, चार्ट देखिए हिंडाल्को का, आज तो डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ 2.5% से ज्यादा की तेजी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को? आई थिंक लॉन्ग साइड होना चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए था 600 के आसपास, 600 के आसपास ब्रेकआउट मिल गया, अब ट्रेड कर रहा है 606 के आसपास। मेरे ख्याल से एक ट्रेड अब भी बनता है हिंडाल्को में 600 का स्टॉप लगा चले। फर्स्ट नियर टर्म टारगेट है 615, पॉसिबल है कि 620 भी जा सकता है, लक्ष्य 620 का होना चाहिए और 615 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए ऑन द वे अप। यस, हिंडाल्को इज लुकिंग गुड। हिंडाल्को अच्छा लग रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, और मेटल्स पे काफ़ी डिस्कशन हुआ भी यहाँ पे।
मीनवाइल आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लेके आइए जो आज कोलैप्स हुए और उनका कोलैप्स बड़ा क्रिटिकल था। बात करते हैं, देखिए एक एक क्लास ऑफ स्टॉक्स को पकड़ते हैं। लुक एट ट्रेंट एट डे लो, उसके बाद आप जुबिलेंट फूड वर्क्स को लेके आइए, ये एट डे लो ब्रीचिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन ट्रेंट, आपकी राय शिल्पा जी ट्रेंट को कैसे अप्रोच कर रही हैं? ट्रेंट एक बड़े अंतराल के बाद, और जब मैं बड़ा अंतराल बोलता हूँ डायरेक्टर साहब प्लीज़ 2 निरमा ड्रॉ कर दीजिएगा इस पे, पोस्ट अप्रैल 2023 फर्स्ट टाइम ट्रेंट विजिट कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपका टेक, अगर ये 6200 61 70 निकला तो क्या प्रोजेक्शन है आपकी तरह ये ट्रेंट पे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, ट्रेंट का टारगेट एक रेंज था 6000 लेके 6500 जो कल बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ। तो 6500 जोन्स पे एक एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा करेक्शन आएगा, बट ऑफ कोर्स नॉट टू दिस लेवल। बट यहाँ पे अगर ये 6200 6180 के नीचे फिसलता है तो अगेन ये टुवर्ड 6000 भी जाएगा। तो यहाँ पे आप एक काउंटर रिवर्सल प्ले भी ले सकते हैं। 6000 का पुट जो रफली 116-17 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आस्किंग प्राइस भी ठीक है, क्योंकि अगर 6000 जाता है तो 5900 5950 तक भी एक मूव आपको नीचे की तरफ दिखेगा। तो ये प्रीमियम आपको टुवर्ड्स 200 220 तक भी मूव करते हुए इजीली मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक पुट के थ्रू ये ट्रेड आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हैं 80 का। तो ट्रेंड पर ये रणनीति फिलहाल शिल्पा जी की तरफ से आते हुए, अब चलिए टॉपिक थोड़ा ड्रिफ्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार आईटी मंत्रालय के बजट में 40% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई प्लानिंग्स भी कर रही है। इसके लिए फंड एलोकेशन की बढ़ोतरी हो सकती है, और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असम जी बताइए क्या जानकारी? देखिए, सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना चाहती है। सरकार ने साल 2030 तक $500 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार अभी भी काफ़ी सारी PLI की स्कीम्स चला रही है, तो उनके लिए आपको एक एलोकेशन में बड़ी बढ़ोतरी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। तो वो सूत्र बता रहे हैं कि जो IT मंत्रालय है उसका बजट 40% तक बढ़ सकता है। सेमीकंडक्टर को लेकर के बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सारी स्कीम्स चला रही है। OSAT, ATMP, कई सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी भारत में बनने की शुरुआत हो गई है, तो उनके लिए भी सरकार बजट का बड़ा एलोकेशन इस बजट के अंदर रखेगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो लगातार सरकार से मांग कर रही है कि आप जो PCBAs है और जो कैमरा मॉड्यूल है उनके ऊपर आप ड्यूटीज को कम कीजिए, तो वो उनके ऊपर भी आपको कटौती आती हुई दिखाई दे सकती है। कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर कन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगता है, तो सरकार उसको भी रेशनलाइज करने की तैयारी कर रही है। टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा इशू है। सरकार ये चाहती है कि जो कंपनियां हैं वो भारत के अंदर ही डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करें, तो इसके लिए जो ओपन सेल के ऊपर 2.5% के आसपास की ड्यूटी लगती है उसके अंदर भी कटौती आपको देखने को मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के ऊपर सरकार का बड़ा ही फोकस शुरू से ही रहा, तो उसका बजट भी इस साल आपको दोगुना होने को देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बड़ी तैयारियां जिससे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, खैर ये एक सेक्टर रहा है जिस पर सरकार का काफ़ी फोकस रहा है, और आई थिंक एक स्टॉक जो क्लियरली पिछले 4-5 साल में इसका एक क्लियर कट विनर रहा है वो डिक्सन टेक। देखिए किस तरीके के मूव्स यहाँ पर स्टॉक में रहे हैं, 17,000 के करीब अब ये स्टॉक। चलिए इस पर भी बात करेंगे। ये 5 साल का चार्ट देखिए डिक्सन का, 19 गुना स्टॉक हुआ है 5 साल में। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। PSU बैंकों में आज अच्छी खासी रैली है। RBI ने नकदी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। RBI ने हर वर्किंग डे में वेरिएबल रेट रेपोस का ऐलान किया है। इसका सीधा असर बॉन्ड यील्ड पर देखने को मिला है। इस पर लता जी से जानते हैं कि क्या समझा जाए। लता मैम, आसान शब्दों में बताइए कि इससे किसको फ़ायदा होगा और कितना? रेपो वो चीज़ है जिससे RBI पैसे देती है, रिवर्स रेपो है जो पैसे निकालती है। तो ये रेपो कुछ 5-6 साल पहले से 14 डे रेपो हो गया। रिजर्व बैंक का मानना था कि वो लोग बैंकों के लिए ट्रेजरर बन के क्यों बैठें, यू मैनेज योर डेली डेफिसिट और 14 दिन का आप अनुमान लगाओ, जो डेफिसिट है यू बोरो फ्रॉम अस और हम लोग आपको रेपो में देंगे 14 डे रेपो में। लेकिन वो इतना सक्सेसफुल था ही नहीं, बैंक हमेशा शिकायत करते थे, तो वो कई बार 4 डे रेपो, 5 डे रेपो, 1 वीक रेपो करते थे।
लेकिन डेली रेपो उन्होंने अड़ के रहा कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर डेफिसिट। लेकिन अभी लिक्विडिटी का ये माहौल आ गया कि आरबीआई ने डेली रेपो का दरवाज़ा खोल दिया। तो मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी बड़ा लिक्विडिटी प्रो लिक्विडिटी स्टेप है, ये एक सिग्नल माना जाएगा। एंड इट इज़ कोइंसाइडिंग विद 2 बड़े हस्ती आरबीआई छोड़ के गए और नए लोग आए हैं। सो ये एक रेजीम शिफ्ट लग रहा है कि अभी हम प्रो लिक्विडिटी हो गए हैं, और इसलिए उसको आप इंटरप्रेट करते करते ये भी सोच सकते हो कि और भी लिक्विडिटी के स्टेप्स आ सकते हैं और रेट कट भी आ सकता है, क्योंकि टाइट सिचुएशन में रेट कट करके फ़ायदा नहीं है, कोई पास ऑन नहीं करेगा, लूज लिक्विडिटी में ही पास होगा, क्योंकि फिर डिपॉजिट के पीछे ही भागना पड़ेगा। लिक्विडिटी है तो डिपॉजिट के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, उसके वजह से आपके मार्जिन सुधार सकते हैं। इसीलिए डायरेक्टली असर होता है बैंकों पर कि मार्जिन प्रेशर शायद आइंदा कम होगा। बिल्कुल। तो देखिए, जब दास साहब गए थे तो एक पार्टिंग गिफ्ट छोड़ के गए थे, एक CRR कट का, और बहुत लोग मानते हैं कि नई रजीम में शायद एक उन्होंने वो उसको कंटिन्यू हाँ, और उसमें एक शायद आगे रेट कट भी देखने को मिले। अतः मैम शुक्रिया इस पूरी खबर के लिए। हेमांग, आप कैसे देखते हैं खासतौर से आज जो PSU बैंकों में रैली है, इसे कैसे देखा जाए? सॉरी। और मुझे लगता है कि नंबर्स में कुछ ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर आना चाहिए टू लीव द सेंटिमेंट, बिकॉज जिस तरह की अंडर परफॉर्मेंस है ओवर द लास्ट 1 ईयर, लास्ट 6 मंथ्स, मार्केट को एक अच्छा सा पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए। और जो पहले प्रीव्यू में जो आए थे डेटा पॉइंट्स, जैसे HDFC बैंक और कुछ PSU बैंक, उनके प्रीव्यूज में कोई खास एक्साइटमेंट वाला कोई खबर नहीं था। लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ 2-2.5% किसी को एक्साइटमेंट आएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा पॉजिटिव कहीं पे आउटलुक दे दिया जाए, जैसे हम IT कंपनीज में देख रहे हैं कि जहाँ पे नंबर्स ठीक ठाक भी होते हैं पर आउटलुक अच्छा लेते हैं तो पीपल टेक अ पॉजिटिव व्यू। उस तरह की एक एक्सपेक्टेशन है। और ऑफ कोर्स बजट है तो उसमें भी लोगों की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट ये टाइम पे लिक्विडिटी के लिए भी और जो कंजम्पशन को रिवाइव करने के लिए भी कुछ स्टेप्स ले सकती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ICICI बैंक या स्टेट बैंक, जहाँ पे काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं, एक शॉर्ट टर्म पुल बैक देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये बैंकों पर, और आज अगर आप देखें RBI द्वारा इस महत्वपूर्ण कदम लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए जो सुबह लिए गए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 0.3% ऊपर। बहरहाल चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं। TCS के नंबर्स और उसके बाद एक HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर, दोनों ही दिन याद रखिएगा बड़ा उलटफेर हुआ स्टॉक्स में भी और इंडिसेस में भी। इन्फोसिस के दिन स्ट्रॉन्ग मूव, माफ कीजिएगा TCS के दिन कंप्लीट, ये HCL टेक्नोलॉजीज के दिन कंप्लीट कोलैप्स। अब इन्फोसिस नंबर आने हैं। चंदन, आपकी अप्रोच क्या है? पहले तो समझाइएगा कि IVs कितनी है इन्फोसिस की इस वक्त, ऑप्शंस कितने एक्सपेंसिव हैं, कितने नहीं, और आपकी ऑप्शन अप्रोच क्या रहेगी अपसाइड और डाउनसाइड को प्ले करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें तो TCS के नतीजे से पहले TCS में बॉटम बना था, उससे पहले सेलिंग देखने को मिला था। और अब इन्फोसिस देखें तो अपने कहीं ना कहीं एक हर्डल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। और डेटा सेटअप की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट आएगा। और कहीं ना कहीं निफ्टी IT है वो अपने आप में बाजार को थोड़ा सा संभालने का काम कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी IV की बात करूँ तो लगभग मेरा मानना है कि IV मौजूदा लेवल से भी स्पाइक होनी चाहिए। आप ATM IV की बात करें तो लगभग 35-36 की IV है यहाँ पे, और उसके चलते ऐसा मानना जा रहा है कि 4 से 6% के बीच में उठापटक यहाँ पे इस काउंटर में हो सकती है। मैं पॉजिटिव बायस के साथ में यहाँ पे कामकाज करने की सलाह दूंगा। स्ट्रेटेजी के तौर पे हम यहाँ पे ये रणनीति ले रहे हैं कि 1960 का कॉल लें और 2060 का कॉल बेचें। लगभग ये आपको 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाने की सलाह रहेगी। इस 100 पॉइंट के स्प्रेड में आपको 30 से 33 पॉइंट का रिस्क रहेगा और डबल यहाँ पे मुनाफा रहेगा। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस इन्फोसिस में यहाँ पे हमें लग रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लास्ट टाइम TCS में भी हमने सेम 4100 बाय और 4300 का स्प्रेड बनाने की सलाह दी, और इन्फोसिस में भी हम बाय ऑन डिक्लाइन के साथ पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस देख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 1900 की पुट राइटिंग है और 1888 मेजर सपोर्ट है। तो इन लेवल को ध्यान में रखते हुए एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने की सलाह है, 1960 का कॉल बाय, 2060 का कॉल से। ओके, चलिए, खैर चंदन,
थैंक यू सो मच स्ट्रैटेजी के लिए, और अब आप एंजॉय करिए। अच्छा, वैसे आप बताएंगे नहीं तो ये नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा। हमें पता चल गया कि आप अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए, तो आपको एडवांस में जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 तारीख को श्रेया चंदन जी का बर्थडे है, तो इसके लिए शायद गोवा जाके, पता है मैं एक बात बताऊँ, मैं एक समय था जब मैं मुंबई आया था, 2004 की बात है ये, 2004 से लेके 2013 तक 14 तक एक बात थी वो, मैं हर साल अपना बर्थडे वीरू गोवा में मनाता था। उसके बाद एक चीज़ हुई जिसके बाद मेरा वो प्लान कंप्लीटली ख़त्म हो गया। बताइए वो क्या चीज़ हुई? क्योंकि अब गोवा एक्सपेंसिव हो गया है। नहीं, पहले बजट आता था 28 फेब को। अच्छा। फिर बजट की डेट बढ़ाकर लेकर आ गए 1 फरवरी को। ठीक। अब 1 फरवरी को अगर बजट होगा तो फिर मैं 30 को कहाँ ही गोवा जाऊँगा इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पर इस बार अनुज तो बजट के पास या फिर बजट के बाद यात्रा कहाँ की? बजट के बाद ही है वीरू, बजट के बाद ही, बजट से पहले कुछ नहीं है। बजट से पहले कुछ नहीं, और बजट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है। और CNBC आवाज़ पर तो देखिए, बजट का मतलब ही CNBC आवाज़ है, तो ऑब्वियसली बर्थडे हमेशा अब बैक सीट पर आ जाता है। अब पहले बजट, और उसके बाद मैं तो कई बार 30 तारीख को खुद भूल जाता हूँ कि मेरा बर्थडे, मैं उसके वो बजट पे इतना फोकस होता हूँ, इतना मशगूल होता हूँ उसको लेकर। चलिए खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और मार्केट्स की बात करते हैं। निफ्टी इस समय 23,300 के नीचे आया। सचिन जुड़े हमारे साथ, सचिन से ट्रेड लेते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, बताइए क्या ट्रेड पिक किया? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर जायरेटी होना चाहिए, एंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है लास्ट हाफ एन आवर में थोड़ा सा दबाव भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो वीकनेस नजर आ रही है वो रियल एस्टेट स्टॉक में से ओवरऑल रियल्टी में है। पिछले कुछ दिनों के जो स्विंग हाइज थे वहां से लगातार यहाँ पर बिकवाली ही होती हुई नजर आ रही है। 2000 के आसपास का हर्डल काफी स्ट्रांग है, एंड जिस तरीके से आज का डेटा शेपअप हुआ है, मुझे लग रहा है फ्रेश डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो चुकी है 1900 से लेके 1850 तक की। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी ऐड करने की सलाह होगी ओबराय के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 1996 के आसपास लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1905 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1850 तक ये डिक्लाइन एक्सटेंड हो सकती है। तो ये सेल साइड के ट्रेड फिलहाल, लेकिन आज कुछ स्टॉक्स, स्पेशली अगर रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में देखें तो अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल सभी तेज़ है, लेकिन स्पेशली जुपिटर वैगन, ये जो बॉगी बनाने वाली कंपनियां होती है, उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। सोमिल जी, चार्ट देखिए जुपिटर वैगन का, डे हाई के आसपास 17% से ज़्यादा की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में आज देखने को मिल रही है। ये क्या प्री बजट बाइंग यहाँ पे चल रही है, और जिनके पास है वो क्या करे अभी फिलहाल, या फिर अभी दाव लगाना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? आई थिंक इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा बेटर लग रहा है ये, और यहाँ पे ओवरऑल बायस मार्केट्स का नेगेटिव है, पर ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर की तरफ डेफिनेटली बाउंस कर सकता है। यहाँ से कम 2 to 3% की और भी रैली देखने मिल सकती है। अराउंड 530-540 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है वो अराउंड थोड़ा सा नीचे है, 478 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ 530-540 के लेवल्स अचीवेबल है। चलिए अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। टायर बनाने वाली कंपनी सीएट के नंबर्स कमज़ोर रहे। कंपनी का मुनाफा 46% घटा है। मार्जिन में भी 4% का तगड़ा दबाव आया है। हालांकि आय 11% बढ़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए सीएट टायर्स के CFO कुमार सुबैया जुड़े हैं। सुबैया जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहला सवाल तो मार्जिन पर ही है, क्योंकि 10.3% का मार्जिन 14.1% के सामने, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी जो रेवेन्यू ग्रोथ थी उसको इसने एक तरीके से पूरा उड़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ, और आगे आप किस तरीके के मार्जिन्स देखते हैं? The primary reason for drop in margin, both year on year and quarter, is on account of steep increase in raw material prices. आपको पता होगा rubber prices hit 15-year high in Q2, okay, and it touched a level of 250 rupees per kg. So when raw material prices move up very fast, okay, and
when we take price increases, the gap between the realization versus the raw material cost still impacts the margin. So अभी raw material prices अभी stable दिखता है. So in Q4, hopefully our raw material prices would be at Q3 level, and any further price increase that we would be taking should lead to, it should be positive to the operating margins. That's the way we see. So entire drop in margin leading to drop in profits is attributed to raw material cost increase that we could not pass on in the form of a price increase. ओके सर, मैं जानना चाह रहा था कुमार साहब की जो प्रीमियम टायर सेगमेंट है, जो लीश कैटेगरी होती है सबसे टॉप में प्रीमियम टायर सेगमेंट में, वहाँ प्राइसिंग कैसी रही है और क्या आप वहाँ पे जो रॉ मटेरियल प्राइसेस में इजाफा था उसको पास ऑन कर पाए क्या? ना, हमने किया था इन Q3 में पैसेंजर कार सेगमेंट में टोटल 6.1% इंक्रीज हमने रिप्लेसमेंट मार्केट में लिया था, और OEM कस्टमर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हमारा फॉर्मूला तरफ से पास ऑन करते हैं. लेकिन वो 6.1% इंक्रीज Q3 में हुआ था ना, वो ओवर द पीरियड क्वार्टर इट हैपेंड, not necessarily in the beginning of the quarter, at different points in time. So the full impact of that you will be able to see more in Q4. Only in two-wheeler tires where the prices didn't change in Q3, but in other categories of tires and truck and bus radial tires category में हमने 2 गुना price increase लिया था. Light commercial vehicles 1.5% price increase हुआ था. कुमार सर, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ. सर, अपने इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए. वहाँ पे सेल मोमेंटम से क्या उम्मीद है आपकी? No, Q3, while margins dropped, okay, and we are satisfied with the our top line growth in Q3 in general. Okay, generally among the 4 quarters, Q3 generally it is a little weaker compared to the other 3 quarters. So ये quarter में हम revenue grew by 11.4% year on year. Okay, even the revenue was very close to the Q2 levels. So and all 3 segments, replacement, international business and OEMs, all of them clocked double-digit growth in Q3. So international business had a strong 10% plus kind of a growth in Q3. Okay, सर, अभी मैं जानना चाहूँगा, since you are expanding in Nagpur unit, जिसको फाइनेंस करने के लिए मेरे ख्याल से आप लोग डेट लेंगे, एग्जैक्टली डेट कितना होगा? और एक और बात है, इसका अगर मैं इंटरेस्ट इंक्लूड करूं तो बाय आई थिंक नेक्स्ट फिस्कल आपका टोटल इंटरेस्ट बर्डन कितना होगा? नो, अब नागपुर का कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी बात कर रहे हैं ना, उसको इट इज मोर एन एनेबलिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड. ओके, जनरली इट टेक्स 18 months to 24 months for project to get completed. So it's more to initiate some steps for the long lead time items. ये क्वार्टर में हमारा डेट 50,000 कम हुआ, 50 crores, 50 crore कम हुआ था. From 1892 crores, we ended up at the 1842 crores in overall debt level. Debt we are managing it responsibly. Okay, and for us to fund any of our capital projects, we would do it only subject to our leverage ratios in line with our own thresholds. So abhi debt equity is 0.44 and debt EBITDA is 1.2, 1.25, is very much on the lower end of our range. So we don't need, largely last 3 years, most of our capex we made through internal accruals. Even in the Q3 में our total capex was about 280 crores. All of that we funded through internal accruals. So it's a mix of internal accruals and debt. ऑल राइट. सो भैया जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. ऑल द बेस्ट आपको अगले क्वार्टर्स के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. 4 का चौका लेना, उसके बाद अर्निंग्स प्रीव्यू भी है. तो सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से एज ऑलवेज. उसके बाद सचिन के पास चलेंगे हम एक FNO सुपरस्टार के लिए, प्रशांत जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए हेमांग जानी के पास चलते हैं. शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड. जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन मेरा यहाँ पे रहेगा जुबिलेंट फूड के पुट में. यहाँ पे जुबिलेंट फूड 700 के नीचे ट्रेड कर रहा है. इसमें थोड़ा वीकनेस है. यहाँ पे मुझे लगता है 660 से लेके 650 के लेवल्स आ सकते हैं. तो 680 का पुट जो रफली 15 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए. स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 9 रुपए कर रखिए.
जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22 रुपए का। इसके नीचे अगर और जुबिलेंट फूड फिसलता है तो मुझे लगता है 25 से लेकर 27 के भी ये प्रीमियम आपको अपसाइड में जाते हुए मिल सकता है। ओके, शिल्पा जी का ट्रेड हो गया जुबिलेंट फूड्स की 680 की पुट और सचिन जी के पास चलते हैं। अब एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर आईजीएल एक मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। 400 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो इसने अभी थोड़ी देर पहले भी तोड़ा था, बट एक फॉलो थ्रू एक्शन मुझे लग रहा है अनफोल्ड होना चाहिए ऑन द लोअर साइड, बिकॉज इसका आरएसआई अभी भी 48 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, तो 50 के आसपास से काफी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इंडिकेटर्स तो यही दर्शा रहे हैं कि ये ब्रेकडाउन मैच्योर है, हो सकता है कि फॉलो थ्रू एक्शन ऑन द सेल साइड अनफोल्ड हो। तो यहाँ पर 382 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी आईजीएल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 406 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एफएनओ सुपरस्टार के लिए आईजीएल चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। मुझे यहाँ पे भारतीय एयरटेल का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। एक रेंज ब्रेकआउट की कगार पे है और एक डेली चार्ट पे गैप है 1665 1665, ये मेरा टारगेट 1 होगा। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो आप 1600 के आसपास रख सकते हो, 1600 के आसपास। ओवरऑल ये स्टॉक अगर 1635 स्पॉट में क्रॉस करे तो इस स्टॉक में बहुत मोमेंटम आ सकता है और ये कंफर्टेबली टारगेट्स अचीव कर सकता है। ओके, अब चलते हैं हिमांग के पास मिड कैप फंडा के लिए। हिमांग जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं? मिड में अनुज मैंने पिक किया है सीजी पावर, उसका करंट प्राइस 630 है, प्राइस टारगेट रहेगा 700 रुपीज। एक बहुत शार्प करेक्शन हमने देखा है लगभग 20 से 25% का इन द लास्ट लेट्स से अबाउट 1 मंथ और सो। और हमें लगता है कि ये जो कैप गुड्स के अंदर जो करेक्शन आया है वैसा कोई क्वार्टरली नंबर्स में हमें नेगेटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगा। और जनरली बजट के आसपास थोड़ा कैप गुड्स और कैपेक्स रिलेटेड स्टोरीज में एक मोमेंटम में देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग 10 से 12% की अपसाइड देखने को मिल सकती है इन द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। ओके, सीजी पावर 4 ट्रेड्स हमने पिक किए। यहाँ पे शुरुआत की थी हमने शिल्पा रावत जी के सस्ता ऑप्शन से, जहाँ पे जुबिलेंट फूड्स की आज पुट लेने की वकालत की गई थी शिल्पा जी की तरफ से। आज इस पूरे स्पेस में काफ़ी पेन भी है। 680 की पुट ऑप्शन फॉर ए पॉसिबल टारगेट 22-25, 9 का स्टॉप लॉस। सचिन जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, उनका ट्रेड था आईजीएल फ्यूचर्स शॉर्ट 382 का लक्ष्य, 406 का स्टॉप लॉस। प्रशांत सावंत जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया और उनका ट्रेड था भारतीय एयरटेल बाय। और हिमांग जी ने अभी सीजी पावर को पिक किया, आज अपना मिड कैप फंडा। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की और आशीष और कंचन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अब अर्निंग्स पर और बात करने के लिए एक्सपेक्टेशंस पर। पहले चलते हैं हुजूर के पास। विप्रो क्या लग रहा है? जी महोदय, विप्रो के कल शाम को बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे। अच्छा, एक चीज पहले एक प्लेट रखी थी मैंने, आपको याद होगा विप्रो ने लगातार डिसअपॉइंट करा है इस साल। अब तक उसकी अर्निंग्स में कटौती हुई, उसके बावजूद साल के लोज से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न्स देके खड़ा हुआ है। यही रीजन था, कुछ दिन पहले श्रेया ने एक सीएलएसए की रिपोर्ट बताई थी, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया था। यही रीजन था, बीच में सिटी ने 90 दिनों का निगेटिव कैटलिस्ट वॉच पे डाल दिया था स्टॉक को, क्योंकि अपने फंडामेंटल से कहीं तेज भाग गया था। जहां तक नंबर्स की बात है वीरू, कमजोर परफॉर्मेंस होगा। फरलॉज हैं, वेज हाइक के इंपैक्ट आने और इनका जो कंसल्टिंग बिजनेस है उसके लिए Q3 वैसे भी खास तौर पे सीजनली वीक क्वार्टर होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं -0.5% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, तो मतलब डी ग्रो हो रहा होगा। इन्होंने वैसे ही गाइड कर रखा था -2 से 0% का, तो उस गाइडेड बैंड में आएगा और निगेटिव ग्रोथ का क्वार्टर पकड़ लीजिए। दूसरी दिक्कत की बात, इनको 2 मंथ्स के वेज हाइक्स को भी फैक्टर इन करना है इस क्वार्टर में। हालांकि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हो या फिर कह लीजिए फेवरेबल मार्केट फॉरेक्स मार्केट की कंडीशंस हो, उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे और मार्जिन शायद फ्लैट या 10 या 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का क्यू ऑन क्यू सुधार दिखा रहे होंगे। विप्रो के लिए अगली इंपॉर्टेंट चीज है गाइडेंस, या अगली क्वार्टर का गाइडेंस देते हैं। इन्फोसिस HCL पूरे साल का गाइडेंस देते हैं। अगला क्वार्टर स्ट्रीट थोड़ा सा डिवाइडेड है, पर ये सब जानते हैं कि फिर से एक और ठंडा क्वार्टर आने वाला है और शायद फिर से निगेटिव ग्रोथ की आप तैयारी कर लीजिए।
-0.5 से +1.5, या फिर कुछ ब्रोकरेज कह रही है -1 से +1 के बीच अगले क्वार्टर की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का नंबर होगा। तो शायद एक फिर से नो ग्रोथ क्वार्टर। इंपॉर्टेंट क्या है, नजर कहां रखेंगे, क्लाइंट्स के बजटिंग ट्रेंड्स कैसे हैं, ये जो रीसेंट डील्स का रैंप अप कर रहे थे, रेवेन्यू कन्वर्जन कैसा हुआ है, और कुल कॉन्ट्रैक्ट टीसीवीज का। कोटक कह रहा था 3 बिलियन के आसपास का रन रेट आएगा इस बार, तो नजर वहां पे रहेगी। एक चीज और इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इनके मैनेजमेंट एट्रिशन तगड़ा है, वो टैलेंट जो है पूल लगातार छोड़ के जा रहा है। तो ऐसे में कंटिन्यूड मैनेजमेंट एट्रिशन के बीच विप्रो कैसे अपने पैर जमा पा रहा है, वो कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। विप्रो की हो गई बात। आशीष, टेक महिंद्रा की बात कर लेते हैं। अच्छा, टेक महिंद्रा का पोल नहीं, कुछ ब्रोकरेज का अपडेट दिखा देता हूं, उससे समझ में आएगा कैसा स्ट्रीट डिवाइडेड है टेक महिंद्रा के कल आने वाले नतीजों को लेकर। तो 2-3 ब्रोकरेज से ही आपको आइडिया लग जाएगा। कांस्टेंट करेंसी में फिलिप कैपिटल कह रहा है भाई -1% हो सकता है, बाकी दो नजर आएंगे 0.3 से 0.7% की कांस्टेंट करेंसी क्यू ऑन क्यू ग्रोथ की बात हो रही है। फिलिप कैपिटल नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि वो कह रहा है कॉमविवा की सीजनैलिटी और बीपीओ ग्रोथ को निगेटिवली उसके सामने फरलोस का इंपैक्ट आएगा, इसीलिए उनका मानना है वो हावी होगा। बाकी दोनों कह रहे हैं नहीं, इनके लिए सीजनली फिर भी ठीक है पॉकेट्स के लिए, इसीलिए पॉजिटिव ग्रोथ होगी। टेलीकॉम हो नॉन टेलीकॉम हो, दोनों में सिमिलर ग्रोथ लार्जली एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स डिवाइडेड है स्ट्रीट, लेकिन लार्जली मार्जिन शायद फ्लैट देखने को मिले, 10 बेसिस पॉइंट्स इर्द गिर्द होंगे प्रीवियस क्वार्टर के आसपास। मुनाफा जरूर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एक तगड़ा जंप था, उस हायर बेस पे 17 से 19% के आसपास मुनाफा इस क्वार्टर में ठंडा हो रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो नए सीईओ साहब आए थे मोहित जोशी, उनके स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स का प्रोग्रेस, बेसिकली नए सीईओ साहब के टर्न अराउंड एफर्ट्स को लेकर अपडेट चाहिए अपने को। डील टीसीवी, डील पाइपलाइन, लार्ज डील विंस, ये सब अपनी जगह है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट फोर्टियस, जो कि बेसिकली इनका मार्जिन प्रोग्राम था। अगले 3 साल में हम अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को 15% पे ले जाएंगे। उस प्रोजेक्ट फोर्टियस का कितना फायदा मिल रहा है, कहां खड़े हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है, उस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय 2 कंपनियां आईटी से, विप्रो, टेक महिंद्रा। सचिन, दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा आपका? देखिए, टेक महिंद्रा में अभी भी 1660 के आसपास का सपोर्ट इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है। प्लस इसका जो डेली एडीएक्स है एंड आरएसआई है, उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा और पॉजिटिव ही रहा है। तो हो सकता है कि एक मूव बन सकती है 1760 से 1800 के स्विंग के लिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक पॉजिटिव बायस रखना है। एंड जहाँ तक इन्फोसिस की बात हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत होगी। इमीडिएट बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर है 1900 के आसपास, बट काफी दिनों से स्टॉक रेंज बाउंड रहा है 1980 से लेके 1900 के रेंज में। तो आई थिंक ये रेंज ब्रेक होने के बाद ही कुछ एक डिसाइसिव एक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। हो सकता है कि इवेंट्स ट्रिगर पे अगर ये लेवल निकल जाता है ऑन द हायर साइड, तो लगभग अराउंड 2040 से लेके 2060 तक का स्विंग काफी स्विफ्टली नजर आ सकता है। तो एक थोड़ा सा लेवल बेस्ड ट्रेड लेने की सलाह होगी इन्फोसिस में, बट टेक महिंद्रा में मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव बायस से जरूर उतारना चाहिए। तो ये रणनीति फिलहाल टेक महिंद्रा इन्फोसिस पे। अब कंचन के पास जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एसबीआई लाइफ के नतीजे कैसे रह सकते हैं। कंचन बताइए। जी, नतीजे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। एपी देखा जाए यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, तो वहाँ पे हमें साल दर साल 9% एक अपसाइड देखने की उम्मीदें हैं। इसके साथ ही साथ अगर वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस देखा जाए तो यहाँ पे 8.5 से 9% का इजाफा देखा जा सकता है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे हमें 0.4% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इनके न्यू बिजनेस का प्रीमियम देखा जाए तो वो अपने स्टेबल साइड में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए इसका कॉस्ट लीडरशिप, तो वो भी, उसकी भी प्रोजेक्शन लगाई जा रही है कि वो भी हमें एक अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। रिसेंटली हमने देखा था कि एसबीआई लाइफ ने न्यू प्रीमियम में एलआईसी को कहीं ना कहीं ओवरटेक कर लिया है और अच्छे नंबर्स इसने प्रेजेंट किए हैं। लेकिन एक यहाँ पे कंसर्न फैक्टर है कि एसबीआई चैनल की तरफ से स्लगिश ग्रोथ को लेकर काफी बड़ा कंसर्न बना हुआ है, जिसके ऊपर जो आउटलुक होगा वो काफी ज्यादा क्रूशियल होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड में है।
SBI लाइफ Q3 पोल। अच्छा, SBI लाइफ स्क्रीन पे लिखा है, एक बार नंबर से पहले इसकी प्लेसमेंट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि पूरे इस स्पेस में मूवमेंट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। SBI लाइफ पे एक राय लेते हैं सचिन की। सचिन जरा एक बार चार्ट को देखिएगा। इनफैक्ट दोनों ही काउंटर SBI लाइफ, SBI कार्ड्स इस स्पेस के, इस समूह के बहुत स्टेबल रहे हैं, लेकिन आज का SBI लाइफ का हाई वेल डिफाइंड है, वही जोन जो इसको हमेशा परेशान करता रहा है, 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज ओवरसोल्ड। क्या कह रहे हैं, प्लेसमेंट कैसी है? अगर नंबर्स थोड़े से भी ठीक रहे तो इसका प्रोजेक्शन क्या है हाई साइड का? वीरेंद्र जी, आई थिंक दोनों में एक अच्छी इम्प्रूवमेंट नजर आई है। एंड जिस तरीके से SBI लाइफ का डेटा है, एक बेस तो 1440 के आसपास नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी को लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो आई थिंक SBI लाइफ एक बेटर कैंडिडेट होगा। जरूर यहाँ पर 1550 के आसपास काफी समय से एक हर्डल रहा है काउंटर में, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, प्लस जो एक बेस होने के बाद फॉलो थ्रू एक्शन आ रही है, तो हो सकता है कि एक अच्छी ब्रेकआउट रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 1670 1680 के पैटर्न टारगेट के लिए थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। SBI कार्ड में भी बार बार हमने देखा है कि ब्रेकआउट्स के बाद फॉलो थ्रू एक्शंस थोड़े से मिस आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर स्टॉक वापस 740 730 इस पर्टिकुलर रेंज में अगर स्विंग हो जाता है, तो हो सकता है कि वापस एक बार थोड़ी सी बिकवाली हो सके। अराउंड 690 680 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट वापस शायद रिविजिट होगा। बट फिलहाल मुझे लग रहा है SBI लाइफ में थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस कंसीडर किए जा सकते हैं। SBI कार्ड में मुझे लग रहा है कि अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक 740 के आसपास एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा था, याद रखिएगा, उसके पीछे एक कारण था। सेम जैसे HDFC लाइफ की प्लेसमेंट थी, SBI लाइफ की प्लेसमेंट वही है। ये स्टॉक पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पेन में रहा, और दिसंबर के सब्सटेंशियल शॉर्ट्स जो थे वो जनवरी में भी कैरी हुए थे। खैर, चलिए अभी काम करते हैं, इस अध्याय को पूरा करते हैं। लेट्स ब्रिंग इन्फोसिस। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी IT करीब 119 अंक इस वक्त नीचे है, बट स्टिल विद इन रेंज और वेल डिफाइंड रेंज। अनुज, हाई मोरलेस मेरे ख्याल से 20, नीचे 50। पर अनुज आप देखिए, बीते 10 दिन में ड्यूरिंग अर्निंग्स हमने क्या क्या देखा। हमने TCS के नेगेटिव प्लेसमेंट पे नंबर्स पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, हमने HCL टेक्नोलॉजीज की स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट पे नेगेटिव रिएक्शन देखी। नाउ इन्फोसिस लीडर इन द पैक, इसको डिलीवर करना है बिल्कुल। बट समहाउ सारे नेगेटिव्स जो हैं निफ्टी IT ने इस रेंज में बचा लिए। लग क्या रहा है प्लेसमेंट ऑफ IT? हाँ बिल्कुल। देखिए वीरू, इस बार ना एक अच्छी चीज़ जो रिलेटिवली हो रही है वो ये है कि पिछली बार इन्फोसिस अपने नंबर से पहले एक बड़ी रैली के साथ गया था। इस बार वो रैली नहीं हुई है। मतलब आप देखिए स्टॉक एकदम फ्लैट है इस बार, चाहे आप 1 महीने का चार्ट देखें, चाहे आप 3 महीने का चार्ट देखें, 6 महीने का चार्ट, क्योंकि वो पहले रैली हो गई थी। तो इस बार एक अच्छी चीज़ है कि आप पोजीशनिंग नहीं लेके जा रहे। आई थिंक पिछली बार जो पोजीशनिंग लेके गए थे उनका बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि 2000 से ये स्टॉक 1 वे गिरा था 1700 तक। तो इसके लिए इस बार लोग पोजीशनिंग लेके जाना चाहते हैं मेरे ख्याल से। देखिए, जो स्ट्रीट पर बज़ ये है कि शायद इन्फोसिस के नंबर्स थोड़े से बेटर होंगे, जो एस्टिमेट है उससे थोड़े से बेटर होंगे, और शायद इन्फोसिस अपनी गाइडेंस को अप कर दे। ये स्ट्रीट का बज़ है। अब अगर स्ट्रीट का बज़ है तो इसका मतलब कुछ हद तक शायद प्राइस में है ही। और 2000 के आसपास मुझे लगता है कि इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि इन्फोसिस 2000 के ऑलरेडी इस प्राइस पर इन्फोसिस TCS से महंगा है, और 2000 अगर पहुंच जाएगा तो TCS से और महंगा हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इस प्राइस पर ना, अब कल नंबर आने के बाद खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड शायद उतना आपके फेवर में है नहीं। हाँ, अनलेस वो गाइडेंस कम्प्लीटली बहुत बड़े तरीके से बढ़ा दें और ऐसा कोई व्यू हो तो अलग बात है, वरना मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा आप वेट कर लें, एक बार नंबर्स आने दें, रिएक्शन आने दें, उसके बाद भी व्यू लेंगे तो कुछ ज़्यादा आपका बदलेगा नहीं। पोजीशन लेके ना जाएं, अगर लेके भी जा रहे हैं तो बेसिकली हेज करके जाएं। ये इन्फोसिस पर मेरा व्यू होगा। जी, ये इन्फोसिस स्टॉक इन एक्शन जस्ट प्रायर टू अर्निंग्स, इस पर हम बात करते हुए निफ्टी वहीं पर बस ठीक भी है। आई मीन हम 400 की ट्रैजेक्टरी से 300 पे आए, लेकिन 300 को हमने, अगर आप देखिए, फाइनली छोड़ा नहीं। और आप देखिए, मैं जो दोपहर में 12 बजे भी हम देख रहे थे, लुक एट कॉल कंसंट्रेशन एट 23,300।
आज 5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई था 12 बजे के आसपास। अभी कितना है मेरे को नहीं मालूम, यस, बट लग रहा था कि शायद वो कॉल राइटर निकलने न दे। और क्या हो रहा है स्क्रीन पे एक बार लेके आइए आप ओबरा रियल्टी। ये चार्ट मैंने सुबह सुबह भी पिक किया था और अभी भी एक बार पिक कर लेते हैं और इस पर राय लेते हैं शिल्पा जी की। शिल्पा जी, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ही तब्दील हो गया। अभी आपका बहुत संक्षेप में राय क्या है ओबरा रियल्टी पे? क्या ये शॉर्टिंग कैंडिडेट बन रहा है आपके मुताबिक? फिर जी बिल्कुल, यहाँ पे 2000 के नीचे ही है। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट्स इसके 1880 से लेके 1850 तक हैं, तो आप 2020 के स्टॉप लॉस से इसमें सेल अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओबेरॉय रियल्टी पे ये राय। अब रियल्टी पे स्टिक रहते हैं। रियल्टी शेयरों में आज जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी रियल्टी आज टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स में है और इसी बीच अमेरिकी रियल्टी फर्म CBRE यानी कोल्डवेल बैंकर रिचर्ड एलिस ने भारतीय रियल्टी सेक्टर पर एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अक्टूबर सितंबर तिमाही में लग्जरी हाउसिंग का बोलबाला रह सकता है। पूरी इनफैक्ट रहा है। पूरी रिपोर्ट लेकर मेरे सहयोगी कंचन जुड़ गई है। कंचन, बताइए। जी, जैसे कि आपने बोला कि रियलिटी सेक्टर में अच्छा खासा बूम देखने को मिला है और वो बूम के पीछे की सबसे बड़ी वजह है जो बढ़ती हुई एस्पिरेशन है। हर किसी को अपना रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता है और इसी एस्पिरेशन के चलते हमें रियलिटी सेक्टर में अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। इनफैक्ट सबसे पहले हम बात कर ले लग्जरी हाउसिंग की, तो वहां पे हमें साल 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 53% का अपसाइड देखने को मिला है। ये नंबर उभर के आया है 19,700 यूनिट का, जो कि साल 2023 पे था 12,895 का। इनफैक्ट दिल्ली ने यहाँ पे लीड किया है, यानी कि जो दिल्ली की सेल्स है इस साल 2024 में वो दोगुना होती हुई दिखाई दी है, यानी कि अच्छा खासा वहां पे डिमांड आउटलुक आता हुआ दिखाई दिया है। 10,500 यूनिट पे ये नंबर उभर के आया है। अब अगर हम सिटी वाइज यहाँ पे बात करें तो सबसे टॉप में जो सिटी रही है वो है मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, साथ ही साथ बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे कुछ सिटीज हैं जहां से अच्छी खासी डिमांड हमें आती हुई दिखाई दी है। अब इन डिमांड के पीछे के की ड्राइवर्स हम देखें तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला है कि मकान लेने की जो चाह है वो लोगों पे और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें न्यू एज की, यानी कि जेनजी के अंदर भी अब अपना मकान लेने की जो चाह है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट जो NRIs हैं उनका भी इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही नहीं बल्कि अब लोग केवल मकान पे स्टिक नहीं है, लोगों को जो मकान चाहिए वो मॉडर्न और लग्जरियस चाहिए, जिससे लग्जरी होम की जो डिमांड है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अब ये जो डिमांड है ये यहीं तक सीमित नहीं है। अगर हम आगे का भी आउटलुक देखें तो वो भी काफी ज्यादा हमें पॉजिटिव साइड में नजर आ रहा है। और ये बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये बोल रही है कि 1.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ के रेंज के जो हाउसिंग है वहां पे अच्छी खासी डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली NCR, मुंबई और साथ ही साथ पुणे इसके जो है की मार्केट्स है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पे ग्रोथ देखें, यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर की ग्रोथ देखी जाए तो वहां पे हमें 7% का अपसाइड देखने को मिला है, जिसके अंदर प्रीमियम हाउसिंग में 28% का अपसाइड आया है, लग्जरी हाउसिंग में 9% का अपसाइड, बजटिंग हाउसिंग में 7%, मिड एंड हाउसिंग में 40% और हाई एंड हाउसिंग में 36% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। और सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है मुंबई, जिसने 31% का योगदान दिया है इस क्वार्टर 4 की सेल्स में। उसके बाद पुणे, उसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद 13% की कंट्रीब्यूशन देते हुए यहाँ पे दिखाई दिए हैं। ओके, तो चलिए ये है रियल एस्टेट। यहाँ पर आप आज थोड़ा सा हमने खैर एक्शन देखा था शुरुआती ट्रेड में, अब थोड़ा सा स्टॉक्स फीके पड़े हैं, लेकिन अभी के लिए देखिए 952.26। आप दोनों जेनजी में आएंगी या किसी और जनरेशन में आएंगी? मैं जेनजी की लास्ट स्टेज हूँ। मैं जेनजी की इनफैक्ट जेनजी लास्ट स्टेज। ओके बीरू, आप किस एज में आएंगे वैसे? बीरू छोड़िए, अब क्या बात करें। हाँ, आप आवाज नहीं आ रही। हम थोड़ा सा थोड़े पुराने हो गए हैं। स्वीट 16 कह रहे हैं सर? नहीं, हम भी मिलेनियल्स हैं वैसे, ऐसा नहीं है, हम भी 80 बॉर्न है। नहीं, वैसे वो स्वीट 16 भी ठीक है, स्वीट 16 भी ठीक है। हम भागने दौड़ने इधर उधर भागने के मामले में, पार्टी के मामले में तुमसे आगे हैं, चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार के बड़े ट्रेंड की बात करते हैं। आज हमारे साथ कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। क्या माना जाए कि मार्केट कुछ साइन दे रहा है कि वर्स्ट ऑफ द प्राइस डैमेज इज डन, या फिर अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा? गुड आफ्टरनून अनुज।
ये बोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो अर्निंग सीजन के मिडिल में जो हम हैं यहाँ पे, अर्निंग्स इतने कुछ खास नहीं आने वाले हैं। शायद अर्निंग सीजन से कुछ नया, कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के लिए आना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके साथ 2-3 और इवेंट्स भी हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखने पड़ेंगे और देखना चाहिए कि जो इतना इंसेसेंट सेलिंग हुआ है पिछले करीब 3.5-4 महीने से, वो शायद थोड़ा बहुत कम होता है, तो हो सकता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी मार्केट में आए। लेकिन एक तरफ से जो बहुत ज़्यादा अपसाइड इमीडिएट टर्म में एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। ओके, अच्छा हर्षा जी, अभी तक की जो अर्निंग्स आईटी कंपनियों ने दी, हालांकि अभी इन्फोसिस जैसे महत्वपूर्ण नंबर्स आने ही हैं, चाहे वो मिड कैप आईटी हो चाहे लार्ज कैप आईटी में हो, टीसीएस के नंबर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स, अभी आपको क्या सेंस लग रहा है उनसे, और क्या ये ऐसे नंबर्स हैं कि आईटी अपने पास वो लीडरशिप रखे अगले 3 महीने भी या फिर अगले 6 महीने भी, मतलब 2 क्वार्टर्स जो ये पिछले 3 महीने से होल्ड कर रहा है? आईटी पर आपका टेक? आईटी पे हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, और जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, अगर इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखते हैं, हो सकता है कि हर एक कंपनी का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड्स को देखते हैं तो जरूर वहाँ पे एक तरफ से डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड का इंप्रूव होने का अर्ली साइंस दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स भी इस क्वार्टर में ठीक ठाक आए हैं, और जैसे रुपी डिप्रिसिएशन हो रहा है तो शॉर्ट टर्म में एक तरफ से वो मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। लॉन्ग टर्म में तो वो फिर क्लाइंट्स के पास चला जाता है, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में वो एक तरफ से पॉजिटिव रहना चाहिए। और हमें लगता है कि जो 2025 का स्पेंड जो होगा अमेरिकन कॉर्पोरेशंस का आईटी पे, वो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प का जो मैनिफेस्टो में बोला गया था कि अमेरिकन कॉर्पोरेशंस पे टैक्सेशंस कम करेंगे, अगर वो होता है तो जो डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड है वहाँ पे बढ़ने का उम्मीद भी है। तो और ये सब जो आईटी कंपनीज हैं वहाँ पे लेवरेज भी नहीं होता है, तो यूजुअली लेवरेज कंपनीज में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देता है जब भी मार्केट्स में करेक्शंस होता है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में भी आईटी का जो परफॉर्मेंस रहेगा ऑन अ रिलेटिव बेसिस शुड बी रीजनेबली गुड। गुड आफ्टरनून सर, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। अब मेरा सवाल रेलवे सेक्टर को लेके, आज देखिए स्पेशली इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। कोई भी स्टॉक उठा लें आप, आरवीएनएल, जुपिटर वैगन, टीटागढ़, सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी। इनफैक्ट जुपिटर वैगन तो 17% तेज़ होकर काम काज कर रहा है। क्या ये रेलवे सेक्टर में प्री बजट रैली हमें देखने को मिल रही है? कैसे प्ले करें इस सेक्टर को? देखिए श्रेया जी, ये हर बार जो बजट से आसपास में एक तरफ से रेलवे स्टॉक्स पे रिन्यूड फोकस आ जाता है। कभी कभी वो बजट में उस उम्मीद पे लोग लेते हैं और शायद वो ठीक भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन ये एक तरफ से ये सीजनल मूवमेंट बोल सकते हैं। मैं तो इसके ऊपर यही टिप्पणी करूंगा कि 2 किस्म के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो ट्रेडर्स हैं जो इवेंट्स और शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं। अगर वैसे लोग हैं तो उनके लिए एक बजट बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, तो उस हिसाब से उनको पोजीशंस देने चाहिए। लेकिन अगर आप लंबे अवधि के निवेश कर रहे हैं तो ये जो वोलेटिलिटी होगा इस इवेंट्स के आगे पीछे, उससे बहुत कुछ आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी भी अगर आप रेलवेज को देखेंगे, जो भी बजट में आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ देखते हैं तो काफी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आने का उम्मीद है, और उसके चलते हुए काफी सारे जो रेलवे सेक्टर रिलेटेड कंपनीज हैं उनके ग्रोथ रेट्स काफी अच्छे होने चाहिए। तो मेरा यही रहेगा कि संक्षिप्त में अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहे हैं तो अभी भी अच्छे लेवल्स हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बजट के हिसाब से प्ले कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट और आपके जो भी एक्सपेक्टेशन से है उसके हिसाब से पोजीशंस बनानी चाहिए। ओके, मीनवाइल बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली है, और ये अभी कैबिनेट ब्रीफिंग में अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है ये। तो ऑब्वियसली अभी देखना होगा कि इसका कितना इम्पैक्ट फिस्क पर आता है,
लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि जो वेतन आयोग को मंजूरी मिली है यहाँ पर, और ये बजट से ठीक पहले ही अनाउंसमेंट, और अब ये कैबिनेट देखिए जो इससे पहले का जो वेतन आयोग था वो मेरे ख्याल से 2026 तक का था, अब ये 8वां वेतन आयोग होगा। कुछ देर में जोड़ेंगे लक्ष्मण जी को वापस और इस खबर पर बात करेंगे। खैर एनीवे, हर्षा जी, इस अर्निंग सीज़न में मार्केट की नज़र काफ़ी हद तक रहेगी जो पिछले अर्निंग सीज़न के कुछ एक्सीडेंट्स थे, खासतौर से एफएमसीजी स्पेस से, कुछ बैंकों में जहां एमएफआई एक्सपोजर काफ़ी हाई था। इन स्पेसेस में आप क्या व्यू रख रहे हैं? क्या सारा डैमेज अब प्राइस में है या फिर अभी भी कुछ और डैमेज हो सकता है अगर इस बार भी नंबर्स ख़राब रहे तो? देखिए, पहले अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो क्लियरली अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स और एमएफआई और क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर्स पे पिछले क्वार्टर्स हमने काफ़ी कुछ एसेट क्वालिटी बिगड़ते हुए देखा था, और आगे जाके भी वहाँ पे एक नज़र होना चाहिए, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल कंपनी का अलग बुक होगा और अलग जियोग्राफी में उन्होंने काम किया होगा। तो कौन से जियोग्राफी से क्या एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स आते हैं और कौन से सेगमेंट से ये सब इश्यूज आते हैं, वो उसके ऊपर नज़र रखने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि सब कुछ प्राइस में आ गया है, बोल सकते हैं। तो एनबीएफसीज स्पेशली, जैसे आपने बताया, एनएफआईज और पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स पे जो काम किए हैं, वहाँ पे एक तरफ से सतर्क रहने चाहिए। और दूसरा जो एफएमसीजी का है, वहाँ पे जो मिड क्वार्टर गाइडेंस था उसके बाद काफ़ी कुछ प्राइस डैमेज हो चुका है पूरे सेक्टर में। हो सकता है कि एक बार के लिए जो प्राइस डैमेज होना था वो हो चुका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस क्वार्टर के बाद कमेंट्री बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव होगा या डिफरेंट होगा। तो उस हिसाब से कंजम्पशन में भी आई थिंक ग्रेजुअल रिकवरी रहेगा, इससे इमीडिएट यू टर्न नहीं दिखाई देगा। ओके, अच्छा हर्षा जी, मैं 2-3 बास्केट है उस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा जहाँ पे सिवियर प्राइस डैमेज हुए थे। एफएमसीजी कंपनियों में अगर आप देखें सिवियर प्राइस डैमेज, अभी भी कोई सीरियस पुल बैक नहीं है, और बाकी थोड़े बहुत टेक्निकल पुल बैक्स आते हैं। देन वी हैव कैपिटल गुड्स स्पेस जहाँ प्राइस डैमेज काफ़ी था। आप वाइट गुड्स सेगमेंट देखिए, वहाँ पे प्राइस काफ़ी डैमेज हुआ। इन 1-2 बास्केट्स में आप लोगों ने कुछ एलोकेशंस बनाए हैं क्या? कैपिटल गुड्स पे हमारा जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो थोड़ा कम हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन अभी भी हमारा एक्सपोजर डिसेंट और लार्ज इनफ बोल सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ जहाँ पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है, वो सब सेक्टर्स में इन्वेस्टर इंटरेस्ट फिर वापस आएगा। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए साइडवेज या करेक्टिव मोड में रहे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कोई इश्यूज नहीं दिखाई दे रहा है। और ये भी होगा कि इस बजट के बाद अगले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर्स आएंगे, और सीक्वेंशियली हमें लगता है कि यहाँ से जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है पिछले 1-2 महीने में कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर जो गवर्नमेंट के हैं, उसका ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए और स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स में ठीक ठाक एक्सपोजर अभी भी होना चाहिए पोर्टफोलियोज में। जैसे कि कंजम्पशन हुआ, वहाँ पे 2 डिफरेंट सेगमेंट्स को अगर आप देखते हैं, तो रूरल फोकस्ड और मास ओरिएंटेड जो कंजम्पशन बास्केट है, जो मोस्टली एफएमसीजी सेगमेंट है, वहाँ पे अभी भी कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे तो ग्रेजुअल रिकवरी लग। ठीक है, आप जी सर, आपने कहा कि कैपिटल गुड में थोड़ा एक्सपोजर रखना चाहिए। इसके अलावा कोई और आपको सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं 2025 के लिहाज से जहाँ पे एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है? आपकी क्या पिक होगी? हमारे हिसाब से आईटी सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स और फार्मास्यूटिकल्स आज के दिन में एक तरफ से अच्छा एक्सपोजर पोर्टफोलियो में बनाने चाहिए। चलिए हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, सभी सेक्टर्स पे अपना व्यू रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज, क्लोजिंग अच्छी है इस लिहाज से कि जो हमने एटलीस्ट मिड सेशन तक था हमारे पास, हम उसको बचा खुचा के ले जा रहे हैं। इट्स फार बेटर देन आई थिंक यस्टरडे। व्यू क्या बन रहा है इस प्राइस? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और देखिए, आज की क्लोजिंग कल से थोड़ी बेटर होने का वो एक रीज़न भी है, क्योंकि
कल तक फिर भी लोगों का थोड़ा सा मन में था डाउट कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। आई थिंक अब थोड़ा सा एक लोगों का ये व्यू बनेगा कि एक बार के लिए मार्केट ने एक हद तक कुछ इंटरिम बेस बनाया है और अब अगली मंदी तभी होगी जब आप उस लो को तोड़ेंगे 23,050 का, जो मेरा व्यू है कि इवेंचुअली आप करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, मार्केट एक वन वे लाइन में नहीं चलता। अभी हमने जो 2 दिन से हम लॉन्ग कैरी करा रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इस व्यू पर है कि एक बार के लिए मार्केट अब एक मीन रिवर्जन ट्रेड करेगी, जो है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर आप 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा रहे हैं एक बार के लिए। निफ्टी पर वो लेवल आता है करीब करीब 23,600 पर और नेक्स्ट पॉइंटर्स प्ले कर दीजिए, और बैंक निफ्टी पर वो लेवल आता है करीब करीब आई थिंक 50,200 के आसपास। और उसका एक मेन कारण ये है कि आज भी आपने हायर लो और हायर हाई बनाया है निफ्टी पर, तो ये अब सेकेंड डे रनिंग होगा कि हायर हाई, हायर लो और हायर क्लोज। और क्लोज इतना बुरा नहीं है 23,300 का। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 23,390 नहीं क्रॉस हुआ, लेकिन एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होगा, आज वीकली एक्सपायरी भी थी और काफ़ी हद तक कॉल राइटर्स ने इसको ग्रिप करके पकड़ा हुआ था। कॉल राइटर्स चाहते हैं कि मार्केट एक लेवल के ऊपर ना जाए, भले वो गिरे ना, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कॉल राइटिंग हमने बात की थी लगातार 23,300, 350 और 400 पर थी। कॉल राइटर सेफ रहा आज पूरे दिन, तो ठीक है, उसका काम हो गया। बाकी ठीक है, मार्केट का जो क्लोज है वो ठीक ठाक है। मेरा ये मानना है कि अभी भी निफ्टी में इस ट्रेंड में करीब 250-300 पॉइंट और बैंक निफ्टी में करीब करीब 800-1000 पॉइंट बचे हैं, जहाँ पर फिर उस मार्केट का असली टेस्ट होगा और जहाँ पर पता चलेगा कि वाकई में ट्रेंड बदला या नहीं बदला। देखिए, ये तो आपको हाइंडसाइट के साथ पता चलेगा बाद में कि ये ट्रेंड बदला था या नहीं बदला था। आप शुरू में प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी के लिए एक जो लॉन्ग हम 2 दिन से कॉन्ट्रा लॉन्ग बोल रहे थे, अब तो वो कॉन्ट्रा भी नहीं रहा, अब तो वो एक तरीके से मार्केट भी कह रहा है कि एक बार कैरी करिए लॉन्ग और फिर कल देखेंगे। चलिए एक काम करते हैं, कल की तैयारी करें। इससे पहले जो न्यूज़ फ्लैश हो रही है उसको एक बार फटाफट एड्रेस करते हैं, उसके बाद कल की तैयारी करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं इस पूरी खबर को समझने के लिए। लक्ष्मण जी। जी, दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खबर है। ये कर्मचारी और पेंशनधारी की दोनों की संख्या मिला दे तो काफ़ी अच्छी खासी 1 करोड़ के आसपास होती है, और उनको वेतन और पेंशन को निर्धारण करने के लिए हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। तो अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठन करने की मंजूरी दे दी है। यह 8वां वेतन आयोग जो होगा वो ये सिफारिश करेगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारियों की बेसिक सैलरी में किस तरह की बढ़ोतरी की जाए, डीए किस तरह से बढ़ाया जाए, पेंशन किस तरह से बढ़ाया जाए। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वां वेतन आयोग जो उसने सिफारिश की थी उसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी। तो 1 जनवरी 2026 से 9वें वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना था। तो उस 8वें वेतन आयोग की सिफारिश बनाने में लंबा वक्त लगता है, इसलिए सरकार ने अभी गठन कर दिया ताकि कंसल्टेशन करके अपनी सिफारिश दे, और जैसे ही 7वें वेतन आयोग का समय सीमा खत्म हो उसके तुरंत बाद जो है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। तो सरकार केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनधारियों को वेतन बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी की तरफ एक बड़ा कदम है ये। लक्ष्मण जी, कई लोगों ने मुझसे ही पूछा था, स्पेशली जो सरकारी कर्मचारी है, वो जो संशय कुछ दिनों से बना हुआ था कि शायद सरकार इस पूरी व्यवस्था को ही, पे पैनल को ही हटा देगी, वो एटलीस्ट दूर हो गई ना अब, है ना? एटलीस्ट बिल्कुल वो दूर हो गई, बिल्कुल दूर हो गई। ये जो अटकलें आ रही थी, अटकलों पर विराम लग गया है। अब 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया है और 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा। सिफारिश मिलने के साथ 1 जनवरी 2026 से एक नए सिरे से वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, नए सिरे से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और डीलिंग रूम चेक के लिए यतिन के पास चलते हैं, फिर BTST कॉल्स लेंगे। यतिन, बताइए क्या डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं? तो डीलर्स का एक कॉन्ट्रा व्यू आ रहा है इन्फोसिस और IT सेक्टर पे। डीलर्स जो है आज अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक लगभग अपने डेज लो पे है, लेकिन रिजल्ट्स के पहले इन्फोसिस में डीलर्स जो है BTST की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि 1980 तक के टारगेट्स जैन फ्यूचर्स में आने चाहिए, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 2 से 3% की तेज़ी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड, यहाँ भी डीलर्स जो है वो STBT की एडवाइस दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि 30 से 50 रुपये तक का यहाँ डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, और थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस आपको जैन सीरीज में देखने को मिली है, और इंस्टीट्यूशनल फंड्स भी यहाँ जो है बिकवाली कर रहे हैं। डीलर्स को लगता है 1900 के नीचे शायद स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है। ठीक है, तो अब BTST कॉल्स की शुरुआत करते हैं। गाबा सर, क्या पिक कर रहे हैं आप, BTST STBT? BTST और श्रेया मैंने चुना है APL अपोलो। अब ट्रेड कर रहा है 1550 और टाइट स्टॉप लगेगा 1536, करीब 15 रुपए का, 14 रुपए का। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट 1575 टू 1600, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए APL आपको। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ नजर आती है, ब्रेकआउट मिला।
शिल्पा जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरा BTST रहेगा अपोलो टायर्स में। अपोलो टायर्स 450 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए। टारगेट सब 465 से 470 आने चाहिए। सचिन आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? अनुज जी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़े से शॉर्ट्स कैरी करने चाहिए। ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है वापस एक बार 2300 के आसपास का एक स्विंग बनेगा। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा क्लोज ही लगाना है, लगभग अराउंड 2390 के आसपास ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं 2300 के टारगेट के लिए। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे। सोमिल जी कल के लिए आपकी पिक? मैं शॉर्ट साइड पर जाना चाहूंगा, TLF शॉर्ट करना चाहूंगा, और यहाँ से मुझे लगता है कि जो बाउंस आना था वो ऑलमोस्ट आ चुका है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 762 का, और नीचे में टारगेट 730 के आसपास मिल सकते हैं। प्रशांत आपका ट्रेड क्या रहेगा शुक्रवार के लिए? तो वीरू जी, यहाँ अगर हम M&M के स्ट्रक्चर को देखें तो एक ऑलमोस्ट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट हो रहा है, और वो कोइंसाइड हो रहा है ऑलमोस्ट विद अ फिफ्थ गोल्डन रेशियो डिप। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा, करीबन 2980 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2945, 2945। यहाँ से मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो 20 दिनों के एवरेज के जस्ट 3050, 3050। ओके चलिए, आज की BTST कॉल्स यानी कल के लिए BTST कॉल्स पूरी हुई। अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट बेट समझने के लिए। वीरू बताइए। जय अनुज, गुरुवार की मार्केट ब्रेथ, ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है अनुज बार बार। शुक्रवार के लिए आपकी कॉल क्या है? आइए देखते हैं गुरुवार की मार्केट ब्रेथ। शुक्रवार आने वाला है। यहाँ गुरुवार की मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी है। अगर आप पिछले 4 दिन की तुलना में देखें तो इट्स फार बेटर। लॉन्ग 121, 55 में शॉर्ट कवरिंग, 43 में शॉर्ट और 9 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं। लॉन्ग कहाँ पे आज सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई राय नहीं कि आज इंश्योरेंस स्पेस ने पूरा कैप्चर कर रखा था इस स्पेस को। HDFC लाइफ, बाकी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हुडको, इंडियन बैंक और अंबुजा सीमेंट्स में सब में कुछ ना कुछ अगर आप देखें खबर छुपी हुई थी। बाकी हिंदुस्तान कॉपर में शॉर्ट कवरिंग थी। HFCL, IRFC, अदानी ग्रीन, पेटीएम में आज एक रिपोर्ट थी, मेरे ख्याल से MK की रिपोर्ट थी जिन्होंने करीब 1050 के लक्ष्य दिए थे। बाकी शॉर्ट बिल्डअप था ट्रेंट में, ट्रेंट क्लोजिंग एट इट्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाकी डॉक्टर रेड्डीज, ओबरा रियल्टी, वोल्टास, CSC इनमें शॉर्ट बिल्डअप था। नेक्स्ट स्लाइड आएगी यहाँ पर आपकी लॉन्ग अनवाइंडिंग की, कल्याण ज्वेलर्स। अच्छा, कल्याण ज्वेलर्स आज के नुकसान के साथ ये क्लोज हो रहा है ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली 0, लेकिन फिर भी सब्सटेंशियल लॉसेस। और उलेकर फाइनेंशियल्स, जुबिलेंट फूड्स, HCL टेक्नोलॉजीज और TCS आज इन्फोसिस के नंबर से पहले थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आए। और कल्याण ज्वेलर्स का ये जो लो है ये 22 अगस्त के बाद का एक और फ्रेश लो, और तो पर टेक्निकली कल के लो को उसने वायलेट किया। बस मैं यहाँ पे एक स्टॉक के साथ ये बात छोड़ जाऊँगा। यहाँ पर हमने यूं ही बात कर ली थी SBI लाइफ के साथ SBI कार्ड्स पे, बट एक बार SBI कार्ड्स भी जाइएगा। इट्स 754.80। सचिन आप जरा इसके मूव को देखिए, जब से आपने वो बात मतलब हमने करी थी तब से क्या स्पाइक आया है। 754.55 आपका टेक इस वक्त, ये कंसिडर करने लायक है कल के लिहाज से? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक 740 का जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो रिटेन करें। बट यहाँ पर फ्रेश मैं लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह फिलहाल नहीं दूंगा, बट अगर किसी की एग्जिस्टिंग है तो डेफिनेटली 740 के स्टॉप लॉस के साथ रिटेन दो। ओके चलिए, ये होगी बात SBI कार्ड की। अब बात करते हैं मार्केट का पंचनामा का कुछ टीज़र। अच्छा, मैं वैसे आज हूँ नहीं मार्केट का पंचनामा में, तो आज गाबा सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले हैं, लेकिन एक आध टीज़र के जवाब दे देता हूँ। अगर श्रेया, अगर कोई सवाल आया हो तो। जी, खुशी जी पूछ रहे डॉक्टर रेड्डी के ऊपर, लूजर्स में शामिल है सर, आज 2.5% की गिरावट झेल रहा है, क्या करना चाहिए डॉक्टर रेड्डी में? खुशी जी देखिए, डॉक्टर रेड्डीज़ काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक बन चुका है ऑफ लेट। आई थिंक फार्मा में इससे बेटर स्टॉक्स हैं, और डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ एक दिक्कत अब ये आ रही है कि इसके जितने भी बड़े प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कंपटीशन है। आप एक बार डॉक्टर रेड्डीज़ का थोड़ा लंबा चार्ट रख दीजिए। ये देखिए 6 महीने का चार्ट। इस स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, हालांकि वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक इतना महंगा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से फार्मा में श्रेया बेटर विकल्प अवेलेबल है इस समय। कौन से बेटर कौन से लग रहे हैं आपको? आई थिंक औरोबिंदो फार्मा फॉर एग्जांपल, या फिर अगर आप लूपिन की बात करें, डिवीज़ लैब्स, आई थिंक ये थोड़े से स्टॉक्स हैं जहाँ पर
ऑप्शन अगर आप कंपेयर करें इनके मुकाबले वो बेटर है, और इनमें स्टॉक्स में मोमेंटम भी है कंपेरेटिवली कंपेयर टू डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी ना भूला बिसरा स्टॉक बन चुका है एक तरीके से, तो ये मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शंस रहेंगे। बेटर पिक है सर। रवि जी पूछ रहे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, आज ये भी गिर के कामकाज करता हुआ क्लोजिंग के खिलाफ के वक्त जा रहा है 10,195 के लेवल पर क्लोज होता हुआ, क्या करना चाहिए इसमें? शायद मैंने कल एक व्यू लिया था इस पर कि इसमें ना प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है, और जो इसके नंबर्स आए ना वो नंबर्स इन वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो आई थिंक अगर आपको ये किसी भी कारण से 8,500 से 9,000 के बीच में मिल जाए, और ये इसी तरीके का स्टॉक है, जब चलता है तो एकदम वन वे चलता है, गिरता है तो वन वे गिरता है, अगर वहाँ मिल जाए तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद एक ठीक होगा। ये इस स्टॉक के साथ दिक्कत क्या है, ये पूरा का पूरा क्लाउड वाले बिजनेस में है, इसमें अर्निंग्स जो है ना वो काफ़ी लंपी होती हैं, कभी एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आती हैं, कभी एकदम वीक अर्निंग्स आती हैं, तो इसको आप कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बना सकते। जब मोमेंटम आते हैं इसमें तो उसमें पार्टिसिपेट करिए, लेकिन निकलने की भी इसमें आपको जल्दबाजी करनी होती है, वरना आगे हाई लेवल पे फंस भी सकते हैं। चलिए 335 पर शेयर और गावस्कर होंगे आपके साथ मार्केट का पंचनामा लेकर। इस क्लोज को देख लेते हैं एक बार। क्लोज अच्छी है निफ्टी की, 23,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं, और एक्चुअली टेक्निकली अगर आप देखें बैंक निफ्टी की क्लोज और भी अच्छी है। बैंक निफ्टी का हाई था इंट्राडे का 49,459, और अब हम बंद हो रहे हैं वीरू 49,330 पर। बैंक निफ्टी की क्लोज काफ़ी अच्छी है, एक साइन दे रही है मार्केट की 10 डे में तो एटलीस्ट वो कॉन्कर करने को तैयार है, और जब भी ये हो तो मतलब क्योंकि मार्केट इतना ओवरसोल्ड है, वो 20 डे में फॉलिंग 20 डे में है, तो कल जब हम शुरुआत करेंगे तो वो लेवल वैसे ही थोड़े से नीचे होंगे, तो एक बार के लिए वो जो रिवर्जन ट्रेड है, मीन रिवर्जन ट्रेड, वहाँ तक जाने की शायद मार्केट तैयारी कर रहा है, यहाँ पर तैयारी कर रहा है। और दो चीज़ें क्लोजिंग के वक्त अच्छी हो रही हैं आपकी स्क्रीन पे। एक तो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट मतलब नॉट एग्जैक्टली डे हाई जैसे कि अनुज ने कहा, बट स्टिल याद रखिएगा 6 जैन के बाद पहली बार निफ्टी बैंक किसी एवरेज को टेस्ट कर रहा है। और जो बात पर दूसरी कह रहा था कि क्लोजिंग के वक्त अच्छी है, दैट्स आई थिंक रिलायंस। प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा एट 1268। अब रिलायंस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कर रहा है, बताता हूँ आपको मैं क्या, कि पोस्ट 1 अक्टूबर यानी जब से पूरा कार्नेज शुरू हुआ था, इट्स फर्स्ट टाइम दैट रिलायंस इज सो क्लोज टू इट्स 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, बहुत नज़दीक खड़ा है। वो एक मेजर डेवलपमेंट है। आप मानते हैं सोमिल, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में, रिलायंस एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है? रिलायंस डेफिनेटली एक अच्छी क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। इट्स एट डेज हाई, स्विंग हाई ऊपर निकाला है, 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आई थिंक इट contrary to Nifty, Reliance is closing at a very good price, और I would not be surprised कि यहाँ से ऊपर की तरफ 1290, 1300 की तरफ ये रुके। रिलायंस पे एक बार एक्टर साहब 1300 की कॉल दिखाइएगा अगर थोड़ा सा जल्दी कर सकें, बाकी क्योंकि अनुज के पास जाना है अब। बट रिलायंस एक मेजर निफ्टी के लिए डेवलपमेंट है, और हमको सिंक होने से अगर किसी ने बचाया है तो आप देख लीजिए करीब 18 रुपये डे लो से ये ऊपर है। ये 18 रुपये निफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और हैं भी। बाकी एसबीआई ने रही सही कमी पूरी कर दी। एक बार जरा 1300 की कॉल अगर दिखा सके मुझे, क्योंकि एग्जैक्टली 1300 और सीएमपी के बीच में बचा हुआ है आपका 50 डे में, और 1300 की कॉल में 1.33 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। ह्यूज सप्लाई जोन है इसके लिए एज ऑफ नाउ, बट अभी तक कोई मेजर चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। खैर, रिलायंस हो गया आपकी स्क्रीन पे, और कुछ काउंटर्स जो कि एक बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें आपकी स्क्रीन पे आएगा वेदांता एक स्ट्रॉन्ग क्लोज, BHL स्ट्रॉन्ग क्लोज, SRF स्ट्रॉन्ग क्लोज, और सिमेंस और BSC एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ते हुए। बहरहाल इस बेहतर क्लोज को जो कि रिलायंस ने बना दिया है, आइए देखने चलते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज हो बताइए। हाँ बिल्कुल वीरो, क्लोज काफ़ी अच्छी है मार्केट के लिए जैसा हम कह भी रहे थे, और इवन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफ़ी शानदार क्लोज है। लेकिन सबसे अच्छी क्लोज एक्चुअली बैंक निफ्टी की आ रही है, और उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो जाता है आपका ICICI बैंक को, क्योंकि सेकेंड डे रनिंग ICICI बैंक, एक बार चार्ट लेकर आइए ज़रा इसका, सेकेंड डे रनिंग ICICI बैंक तैयारी कर रहा है ऑलमोस्ट डे हाई के करीब बंद होने की। ये देखिए ये, और जस्ट 3 दिन पहले की बात है, ये 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब आ गया था स्टॉक, और अब ये थोड़ा सा उसके ऊपर एक कुशन बनाकर ट्रेड कर रहा है। 1213 पर है वो 200 डे मूविंग एवरेज, तो वहाँ से करीब एक रैली हुई है करीब 30-35 रुपये की,
यहाँ पर। चलिए अब जरा स्क्रीन पर चलते हैं मार्केट क्लोजिंग की तरफ। निफ्टी 23,338 पर 122 पॉइंट ऊपर, अच्छी क्लोज। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर, 1.25%, बहुत अच्छी क्लोज 49,360 पर। मिड कैप इंडेक्स में 1% की रैली रही। स्मॉल कैप इंडेक्स में आएगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बड़ी रैली थी, करीब 1.5% से ज़्यादा की। एडवांस डिक्लाइन 3:1 का रहा। चलिए सेक्टोरल हीट मैप पर आते हैं अब और देखते हैं कि किस तरीके के मूव्स यहाँ इंडिविजुअल सेक्टर्स में रहे। इसमें आईटी 0.5% नीचे था, एफएमसीजी 0.5% नीचे था और फार्मा 1/4% नीचे था। मैं नीचे वाले इंडेक्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो छोटी लिस्ट थी, लेकिन टॉप गेनर था आज का पीएसयू बैंक निफ्टी, करीब 3.25% की रैली यहाँ पर रही। उसके अलावा बैंक्स और फाइनेंशियल्स में भी अच्छी रैली थी। पीएसयू इंडेक्स में 1.5% की रैली थी। मेटल्स इंडेक्स 1.7% ऊपर था आज, मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड रैली थी। उसके अलावा कैपिटल गुड्स इंडेक्स 1.6% और ऑयल एंड गैस 1.1%, थोड़ी सी रैली रियल एस्टेट में भी थी। चलिए अब एक काम करते हैं, निफ्टी का हीट मैप से आपको हीट मैप दिखाते हैं आपको। एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स HDFC लाइफ सुबह से आज का हीरो रहा, 8% ऊपर था। SBI लाइफ 3% ऊपर, BEL 3% ऊपर। उसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, ONGC, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, SBI, रिलायंस शानदार मूव था, 1.5% का मूव रिलायंस। और एक्चुअली देखा जाए तो कुछ हद तक इस मार्केट में लोअर लेवल से सबसे ज़्यादा सपोर्ट रिलायंस ने दिया था पिछले कई दिनों से। उसके अलावा कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, भारती, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ तेज़ी थी। मंदी वाले स्टॉक्स में ट्रेंट 0.3%, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर, HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस। IT स्टॉक्स में अच्छी खासी वीकनेस थी। TCS, यहाँ पर भी आपको वीकनेस दिखाई देगी। ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी आपको नेगेटिव टेरिटरी में काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्लोज मार्केट की कहना होगा आज काफ़ी शानदार थी। बिरू जी हाँ, क्लोज बेहद शानदार और 23,352 के स्तर पे, और आखिरी का वो रिलायंस का पुश वाकई मैटर करता है। कल सुबह मेरे ख्याल से जब हम बातचीत कर रहे होंगे तो इस पर ज़रूर शायद चर्चा भी हो। बहरहाल एक अच्छा क्लोज, और उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ता जो कि शुरुआत में बहुत ख़राब रहा, आते आते अपने अंतिम पड़ाव तक अच्छा रहे। बहरहाल इस मोड पर मेरे ख्याल से आपके पास कुछ प्रश्न भी होंगे बहुत सारे, चाहे वो टेक्निकल्स के हों, चाहे वो आई थिंक लेवल्स को हो, स्टॉक्स पे हों, इंडस्ट्रीज पे हों। एक छोटे से अगर आप देखें अंतराल के बाद हमारे साथ आप देख सकते हैं मार्केट का पंचनामा। श्रेया के साथ कोई प्रश्न पूछिए, प्रकाश होंगे वहाँ पर, प्रकाश से जवाब देने के लिए। CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी में सुबह 7 बजे और 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।